हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हमने कल देखा था लेक्चर नंबर 1। उसके अंदर हमने देखी थी तुम्हारे पास लेटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हम 3D में चले गए थे कि 3D में तुम्हारे पास क्रिस्टल लेटिस कितनी होती है, ठीक है, और उनकी करेक्टरस्टिक्स कितनी होती है। अपने पास जो लेटिस थी वहां पे वो थी 7 बेसिक लेटिस थी, और उन पे डिपेंड करके अपन ने क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनाए थे। समझ रहे हो कि लाइक सिंपल क्यूबिक हो सकता है, तुम्हारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, लाइक कि तुम्हारे पास सिस्टम जो थे, क्यूबिक था, टेट्रागोनल था, ऑर्थोरोम्बिक था, रोम्बोहाइड्रल था, और हेक्सागोनल था, मोनोक्लिनिक था, ट्राइक्लिनिक था। इन सब के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, मतलब इनके जो लेंथ होती है इनके एक्सेस की, ए बी सी हो गया, इनके अंदर क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में जो एंगल बन रहे होते हैं, ए और बी के बीच जो एंगल बनता है तुम्हारा गामा, बी और सी के बीच जो एंगल बनता है अल्फा, ए और सी के बीच जो एंगल बनता है बीटा, उन तीनों एंगल के बीच में भी क्या रिलेशन है। इन इन सब रिलेशन पे डिपेंड करके अपन ने क्या किया था, ये साथ के साथ जो सिस्टम थे इनको क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। 3D के अंदर अपने पास क्या थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। कितने थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, और 14 क्या थी, ब्रेविस लेटिस थी, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अपने पास जो क्यूबिक की स्ट्रक्चर होती है, जो क्यूबिक के अंदर 3 स्ट्रक्चर तुम्हारे पास आती है। पहली कौन सी, सिंपल क्यूबिक, दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक जो हेक्सागोनल वाला है। हेक्सागोनल वाली जो स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास लेटिस जो है, उसके बारे में क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आरपीसी के एग्जाम के लिए तुम्हारे पास ये जो क्यूबिक वाली स्ट्रक्चर आएगी तीनों की तीनों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेक्सागोनल उतनी इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी भी तुम अगर इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हारे पास हेक्सागोनल और ऐड हो जाती है। और अगर तुम नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या उससे उससे भी हायर जाते हो, थोड़ा नेट हो गया, टीआईएफआर हो गया, ठीक है, इन एग्जाम में जाते हो तो तुम्हारे पास थोड़ी चीजें और ऐड होती है। लाइक NaCl हो गया, NaCl की स्ट्रक्चर आ गई, KCl की स्ट्रक्चर आ गई, ZnS की स्ट्रक्चर आ गई, डायमंड क्यूबिक की स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, वो और ऐड होती है। पर यहां पर हमारे सिलेबस में क्या है, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अलावा हेक्सागोनल हम और पढ़ेंगे, ठीक है, पर हेक्सागोनल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तीनों पढ़ने के बाद अपने एक टेबल बनाएंगे। जो टेबल बनाई जाएगी जिनके अंदर सबका कंपैरिजन होगा, है ना, कि किसका वॉल्यूम कितना होता है, किसके अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना होता है, और इसकी ऑक्यूपेसी कितनी होती है, ठीक है, मतलब इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तुम्हारे पास कितने जो तुम्हारे पास वॉल्यूम है, इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा तुम्हारे पास, कोई भी यूनिट सेल हो, चाहे बीसीसी हो या एफसीसी हो या फिर तुम्हारे पास तुम कह सकते हो हेक्सागोनल हो, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। ये सब डिटेल कहाँ होगी, टेबल में होगी, तुम्हें बस वो टेबल याद रखनी है। उसके अलावा जो सारा डिस्कशन करवाया जाएगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होती है, और तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक क्या होता है, ये सब होगा तुम्हें चीजें समझ में आने के लिए। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं तुम्हारे सामने टेबल होगी तुम उसको सीधा रट्टा लगा के याद कर लोगे, नहीं, पहले तुम उन चीजों को समझोगे, समझने के बाद तुम उसको टेबल में फील करोगे। अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो तुम क्या कर लोगे, वो टेबल पूरी की पूरी याद कर लोगे। इस तरीके से हम मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 02। इसके अंदर टॉपिक लिखो, इसके अंदर अपने पास आज का टॉपिक रहने वाला है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर अपने 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कौन सी कौन सी, इसके अंदर अपने 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे अपने सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, दूसरी पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इनको मैं शॉर्टकट के अंदर इसको SC, इसको BCC और इसको FCC बोलूंगा। इसके बाद एक पढ़ेंगे फोर्थ, वो है अपने पास हेक्सागोनल, क्लोज्ड पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
जिसको तुम बोलते हो HCP। इसके अलावा जो फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है वो तुम थोड़ा सा आगे जाके देखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से, ठीक है। सिंपल क्यूबिक से अपने स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले अपने पास आता है सिंपल क्यूबिक। पहले मैं तुम्हें यहां तीनों की स्ट्रक्चर समझा देता हूं, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, और तुम्हारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। इसके बाद अपने इनके 3D डायग्राम देखेंगे। 3D डायग्राम देखने के बाद फिर मैं तुम्हें इनके बारे में कंप्लीट समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो 3D डायग्राम है, वो मैं चाहता हूं कि वो मैं तुम्हें एक ही साथ दिखा दूं, ठीक है। तो बाकी बार बार अपना उसमें टाइम नहीं जाए, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर अपने पास होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वो तुम यही लिख सकते हो एक बार एक साथ। ये आ जाएगा सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और यहाँ आ जाएगा FCC। ये अपने पास क्या है, ये जो स्लाइड है ये क्या है, रफ वर्क है, ठीक है। तो इसको यहीं देख लेना। अच्छा, सिंपल क्यूबिक के अंदर देखो क्या होगा, तुम्हारे पास एक सिंपल एक क्यूब होगा, ठीक है सबके अंदर भी क्यूब ही। तो एक क्यूब है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक क्यूब है। इसी तरीके से एक क्यूब इसके अंदर भी है, BCC के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड मतलब इसके अंदर देखो, सिंपल क्यूबिक मतलब क्यूब की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी तुम्हारे पास, ऐसी एक फॉर्म जिसके अंदर जो एटम हो, इफेक्टिव एटम जो हो, वो तुम्हारे पास कहां होगा, ओनली कॉर्नर्स पे होंगे। तो इसके अंदर एटम कहां बना दो, कॉर्नर्स पे बना दो। तो यहाँ पे कॉर्नर पे एटम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये टच कर रहे हैं खुद को, है ना, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ आ जाएगा 8। तो इसके अंदर 8 के 8 जो कॉर्नर है तुम्हारे पास, इन पे क्या होंगे, एटम्स होंगे। लाइक तुम्हारे पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। इसके अंदर देखो तुम्हारे पास क्या होगा, एक एटम तुम्हारे पास यहाँ पे होगा इस तरीके से, वो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा इस साइड से, ठीक है। एक एटम यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इसके पीछे वाली साइड यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मतलब सिर्फ कॉर्नर के ऊपर क्या होंगे तुम्हारे पास, एटम्स होंगे। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी तुम्हारे पास, सिंपल क्यूबिक कहलाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि जो सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर है, जहां पे कॉर्नर में होते हैं, वो तो दोनों में होंगे ही, मतलब BCC हो चाहे FCC हो, इसके अंदर कॉर्नर में तो एटम होंगे ही। तो कॉर्नर वाले बना दो पहले, 3 4 5 6 7 8। इसको सबसे आसान तरीका क्या है समझने का, जिस तुम रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठ के तुम पढ़ रहे हो, उस रूम के कॉर्नर को देखो। उस रूम के अंदर कितने कॉर्नर है तुम्हारे पास, 8 कॉर्नर है। 4 नीचे वाले कॉर्नर, 4 ऊपर वाले कॉर्नर, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो प्रत्येक कॉर्नर के अंदर क्या है, एक एटम है। ये तुम्हारे पास क्या बन गई, ये तो सिंपल क्यूबिक आ गई। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है इसके अंदर एक पार्टिकल एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा, एक एटम एक्स्ट्रा होगा। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। हम किसी वस्तु का बाहर कहां मानते हैं, सेंटर में। तो बॉडी सेंटर्ड मतलब उसके सेंटर में होगा। तो एक एटम कहां होगा, इसके बीच में और होगा। मतलब ये जो सारे एटम थे वो तो यहाँ पे कॉर्नर पे आई, सेंटर के अंदर इसके पास क्या है, एक एटम और है। ये होती है तुम्हारी BCC सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर निकल के आती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, देखो इसके अंदर SC स्ट्रक्चर तो होगी, मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही, ठीक है जी। कॉर्नर पे 8 बना दो, ये लो जी, कॉर्नर पे हमने 8 बना दिए। इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है कि प्रत्येक फेस के ऊपर, तुम्हारे क्या होंगे, एटम होंगे। इसके अंदर कितने फेस है, ये तुम्हारे पास क्या था, क्यूबिकल बॉक्स था, इसके अंदर कितने फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 4 5 6, 6 फेस है। कितने हैं, 6 फेस हैं, 6 फेसेस हैं इसके अंदर, ठीक है, 6 फलक है। तो इनके ऊपर भी क्या होगा, एटम होगा। तो बना दो, इधर भी एटम, 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 इधर भी एटम। ये तुम्हारी क्या बन गई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन गई। मतलब सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC के अंदर डिफरेंस क्या था, सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर्स पे है, ओनली कॉर्नर्स पे है, ठीक है। BCC के अंदर क्या है, कॉर्नर्स पे तो है ही है, एक बॉडी के अंदर हो रहा है, एक सेंटर के अंदर हो रहा है। लाइक ये इसके अंदर सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर एक और है, इसके बीचों बीच एक और है, ठीक है। वो क्या हो गया, इसके सेंटर में हो गया। ये स्ट्रक्चर बन गई अपने पास BCC। उसके बाद आता है FCC। FCC मतलब
कॉर्नर पे तो रखने ही रखने हैं, कॉर्नर पे तो रखने ही रखने हैं, प्रत्येक फेस पे रख दो, यहां 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 रख दो। और जब भी एटम को पुट करेंगे तो सिमेट्रिकली पुट करेंगे। सिमेट्रिकली पुट करेंगे मतलब जब इस फेस के बीच में पुट कर रहे हैं तो इस तरीके से पुट करेंगे कि ये दीवार है, सपोज दैट ये क्या है, दीवार है, तो इसके इधर साइड भी उतना ही रहेगा और दीवार के इधर साइड भी इतना ही रहेगा। अब ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर मैं तुम्हें 3D में दिखा देता हूं, ठीक है, जहां तुम्हें इनकी जो तस्वीर है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये अपने पास सबसे पहले क्या निकल के आती है, ये अपने पास है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर देखो एटम कहां है तुम्हारे पास, ओनली कॉर्नर के अंदर है। कहां है, देखो इस वाले कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में, देख सकते हो आराम से, है ना, कॉर्नर के अंदर है, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ कॉर्नर के अंदर है। ये 3D स्ट्रक्चर है इसकी, तुम्हारी किसकी, SC की। इसी तरीके से बात करूं BCC की, तो इसमें देखना कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो है ही है। इसके अंदर देखो सेंटर पे एक एटम और रखा है, क्या रखा है, सेंटर पे एक एटम और रखा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट BCC। ये चीज ध्यान रखना, इस डायग्राम में एक कमी है, इस डायग्राम में एक कमी है क्या, कि ये जो एटम है इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, या यहाँ पे भी देखो गैप बहुत ज्यादा है, ये इतना गैप नहीं होता, ये गैप होगा ही नहीं, ये गैप होगा ही नहीं। लाइक ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी तुम्हारे पास, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी कि इधर वाला एटम, कि जो इधर वाला एटम होगा ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इसी तरीके से ये वाला एटम इस वाले एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इसी तरीके से ये वाला एटम क्या कर रहा होगा, इस एटम को टच कर रहा होगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर ध्यान रखना ये होगा। पर जब हम मूव कर रहे होंगे FCC के अंदर तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों एटम क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, ये तुम ध्यान रखना। अब बात करें BCC की, BCC की हमने बात करी, इसके सेंटर के अंदर एक एटम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हारे पास क्या आ गया, एक सेंटर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। बीच के अंदर क्या आ गया, एक एटम एक्स्ट्रा आ गया। FCC की बात करें, FCC की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक फेस पे एक और आएगा। ये देखो सारे 8 के 8 कॉर्नर है, ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा। इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पे भी यही है, पर इसमें देखो बीच में नहीं है, इधर बीच में कुछ भी नहीं है, पर फेस पे है। इस फेस पे एक, इस फेस पे दूसरा, इस फेस पे तीसरा, इस फेस पे चौथा, इधर एक पांचवा और इधर एक छठा। तो इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास 6 के 6 फलक के ऊपर एक एक एटम है। अब एक चीज और देखो, पूरा सिमेट्रिक बना हुआ है, मतलब कि तुम्हारे पास अगर तुम इस एटम को देखो, इस एटम को देखो तो ये जितना अंदर है ना उतना ही बाहर है। मतलब अगर मैं ऐसे मानूं, ये क्या थे अपने पास, 2 बॉक्सेस थे, ये क्या थे अपने पास, 2 बॉक्सेस थे। तो जितना एटम इसके अंदर है ना, ये अंदर वाला जितना इसके अंदर होगा इधर से, ठीक है, उतना ही इसके अंदर भी है। समझ पा रहे हो। कॉर्नर की मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास कॉर्नर वाला, तुम इससे समझ जाओगे। कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन देखें तो यहां से समझो चीज, बात मेरी यहां से समझना कि ये जो एटम है, ये जो एटम है ये कहां कहां है, ये एक एटम जो है ये कहां कहां है, ये इसमें, इसके अंदर भी भाग ले रहा है, इसके अंदर भी भाग ले रहा है, इसमें भी भाग ले रहा है, इसमें भी भाग ले रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये इसमें भी भाग ले रहा है, इसमें भी भाग ले रहा है, इसमें भी भाग ले रहा है, इसमें भी भाग ले रहा है। मतलब एक एटम 8 में भाग ले रहा है। एक तरीके से समझो कि तुम्हारे पास क्या है, 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के अंदर क्या है, तुम्हारे पास 4 रूम है, सेकंड फ्लोर में क्या है, तुम्हारे पास 4 रूम है। चारों के चारों रूम किस तरीके से है, इस तरीके से, ये 4 रूम हो गए, सपोज दैट 1 2 3 4, और इसी के ऊपर क्या है, बाकी 4 रूम है, ठीक है। और इसके इस कॉर्नर के अंदर क्या रखा है, एटम रखा है। इसके इस कॉर्नर में क्या रखा है, एटम रखा है। मतलब मान के चलो ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा ये देखो, इस एटम को देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये वाला फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है। ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर, ठीक है। मतलब 4 रूम है, एक ही फ्लोर के ऊपर 4 रूम है। तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन कहां है, इसके अंदर 1/4 है। इस रूम में भी देखो, इस रूम में भी आ रहा है ना, देखो यहाँ पे आ रहा 1/4, 1/8 इसके अंदर है, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें, 1/8 इसमें। मतलब एक एटम 4 तो इसके है, इसके अंदर है, एक फ्लोर के 4 रूम में। दूसरे फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर के अंदर भी देखो अपने पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। मतलब एक एटम कितने में, 8 रूम्स के अंदर सिमेट्रिकली बंटा हुआ है। तो एक रूम के अंदर उस सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1/8। एक एटम है, 8 रूम में सिमेट्रिकली बट गया। क्यों, क्योंकि जो एक कॉर्नर है, जो एक का कॉर्नर है ना, वो तुम्हारे पास 8 का कॉर्नर होगा। समझ रहे हो। ये वाला रूम है, इसका इधर वाला कॉर्नर, इस वाले रूम का भी कॉर्नर है, इस वाले रूम का भी कॉर्नर है, इस वाले रूम का भी कॉर्नर है, ऊपर जो रूम है उसका भी कॉर्नर, इधर जो रूम है उसका भी, इधर जो रूम है उसका भी, इधर जो रूम है उसका भी।
मतलब एक जो कॉर्नर है वो 8 रूम का कॉर्नर है, तो कॉर्नर के अंदर जो तुम्हारे पास एटम होगा वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दर्शाएगा, 1/8। एक एटम का एक रूम में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8। ठीक है, इसी तरीके से बात करें बीसीसी, तो कॉर्नर वाले का कितना आता रहेगा, 1/8। अब ये जो सेंटर वाला है, ये जो सेंटर वाला है तुम्हें दिख रहा है, सेंटर वाला किसी के हिस्से में नहीं आता, सिर्फ इसी रूम के हिस्से में आता है, तो सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा का पूरा 1। सेंटर वाला आइटम किसका होगा, पूरा का पूरा तुम्हारे पास इसी बॉक्स का होगा। ठीक है, तो बीसीसी के अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएंगे उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एक तो जो कॉर्नर वाले इनका होगा, और तुम्हारे पास जो सेंटर पे है उसका पूरा का पूरा होगा। ठीक है, इनका 1/8 के हिसाब से आएगा, पर ये जो सेंटर वाला आइटम है इसका पूरा का पूरा आएगा। अब बात करें एफसीसी की, कॉर्नर वाले का तुम्हें पता है 1/8 आएगा। फेस सेंटर्ड वाले का देखो, फेस सेंटर्ड वाले का देखो, फेस सेंटर वाले का तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, ये देखो कि ये जो एटम है ये आधा ये इस फेस पे है, इस फेस पे है, तो आधा तो कहां जा रहा है, इस बॉक्स के अंदर जा रहा है, इस रूम के अंदर जा रहा है, आधा इसे बाहर जा रहा है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इस एटम का इस रूम में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। कितना, हाफ। देखो ये इसके अंदर कितना डूब गया, हाफ डूब गया ना, हाफ इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका भी हाफ ही है, इसका भी हाफ ही है। तो फेस पे जो भी आएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ एटम होगा। और तुम्हारे पास जो कॉर्नर पे आएगा उसका 1/8 होगा, और जो बॉडी सेंटर्ड होगा मतलब सेंटर के अंदर आएगा उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी बॉक्स के लिए होगा, उसी रूम के लिए होगा। ठीक है, तो वहां कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पूरा 1 आएगा। इस बेसिस के ऊपर अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी के लिए सारे जो कंपोनेंट होते हैं लाइक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, इन सब के क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं इसके अंदर। ये अपने पास क्या था, यहाँ पे रफ वर्क था। ठीक है, तो यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। इसको तुम इरेज भी कर सकते हो, इसको इरेज करने की चलो जरूरत नहीं है, आगे से देख लेते हैं अपने, है ना। ये सिंपल क्यूबिक्स, ये तुम्हें तीनों के तीनों क्या बता दिए थे, कंपेयर करके बता दिए थे। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, रफ वर्क हो गया इधर। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक के अंदर सारे का सारा डाटा क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर डायग्राम किस तरीके से आएगा, सिर्फ कॉर्नर पे एटम आएंगे, आएंगे ना। तो इसको मैं किस तरीके से बनाऊं डायग्राम, देखो मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बना रहा हूं कि तुम्हारे पास ये क्या आ गया, तुम्हारे पास क्यूब आ गया। तो यहाँ पे एक एटम यहाँ पे होगा कॉर्नर के अंदर, एक एटम कहाँ होगा, यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, है ना। इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये मैं साइड व्यू बना रहा हूँ इसका। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा 3D डायग्राम देखने के बाद कि कैसे क्या था। और एक एटम यहाँ ऐसे होगा, एक ये यहाँ ऐसे होगा, एक ये यहाँ ऐसे होगा, और एक ये यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एटम 1/8 भाग इधर आ गया, 1/8 इधर आ गया, 1/8 इधर है, 1/8 इधर। ठीक है, मतलब एटम ये एक ही है, पर इस बॉक्स के अंदर उस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। अब इसका साइड फेस देखिए अपने, ये तो अपने क्या स्ट्रक्चर देख ली इस तरीके से, ये इधर से कैसा दिख रहा है, इस कॉर्नर से। ठीक है, अब अपने देखें सामने से कैसा दिख रहा होगा, तो इस सामने से अपने को कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, देखो। तुम्हारे पास इसके अंदर जो एटम है वो कुछ इस तरीके से मान लो, यहाँ से तुम्हें ये ऐसा दिखेगा। अब ये जो एटम है ये तुम्हारे पास इसके अंदर तो इतना ही है ना, ये बाकी कहाँ है, सारा का सारा बाकी के 7 रूम के अंदर। तो कुछ इस तरीके की इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर तुम क्या देखोगे, इसको किसी फेस से देख रहे होगे, समझ पा रहे हो ये चीज, इस तरीके का ये व्यू कैसा दिखेगा तुम्हें, इस तरीके का दिखेगा, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम। ठीक है, तो इसके अंदर सारी की सारी अपने चीजें देखते हैं एक एक करके, है ना। इसके अंदर अपने पास सबसे पहले आएगा
कुछ अपने क्या करते हैं, चीजें मान लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या, कि जो तुम्हारे पास क्यूब है इसकी साइड कितनी है तुम्हारे पास, ए है। कितनी है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब मैंने मान लिया क्यूब की साइड कितनी है तुम्हारे पास, स्मॉल ए है। ठीक है, इसके अलावा रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ एटम, और एटम कैसा है तुम्हारे पास, स्फेरिकल है। और कैसा है, स्फेरिकल है मतलब गोलीय है। इसकी रेडियस कितनी मान ली, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर है और यहाँ पे ये भी क्या है, स्मॉल आर है। ये क्या है, स्मॉल आर है, ये भी क्या है, स्मॉल आर है। तो ये 2r बन के क्या बना रहे होंगे, ए बना रहे होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास धीरे धीरे चलते हैं और इसकी सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद अपने पास निकल के आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हिंदी में अगर तुम बोलो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास समन्वय संख्या। कितनी, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि एक एटम मैक्सिमम कितने एटम के वो कॉन्टेक्ट के अंदर है, एक एटम मैक्सिमम कितने एटम के कॉन्टेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो इधर जो एक एटम है, इधर जो एक एटम है वो इन चारों के तो कॉन्टेक्ट में है ही, 1 2 3 4, इन चार जैसे मतलब ये वाला जो एटम है तुम्हारे पास, ये वाला जो एटम है वो किनके कॉन्टेक्ट में है, इसके कॉन्टेक्ट में भी है, इसके कॉन्टेक्ट में भी है, इसके कॉन्टेक्ट में भी है। ठीक है, और इधर जो ऊपर आएगा उसके कॉन्टेक्ट में भी है, इधर वाले के कॉन्टेक्ट में भी, इधर वाले के कॉन्टेक्ट में भी। यह ऐसे याद रख लो, तुम्हारे पास 3 एक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। ये क्या होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं। और इसके सेंटर पे तुम्हारे पास क्या है, इसके सेंटर पे तुम्हारे पास क्या है, एटम है। सेंटर पे जो एटम होगा तो वो इधर वाले के कॉन्टेक्ट में भी होगा, 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 इधर वाले के कॉन्टेक्ट में भी होगा। मतलब एक एक्सिस पे वो क्या होगा, 2 के कॉन्टेक्ट में होगा। लाइक जो इस कॉर्नर में है, लाइक तुम्हारे पास जो इस कॉर्नर में है वो कहाँ होगा, इसके कॉन्टेक्ट में भी होगा और इसके इधर वाले के भी कॉन्टेक्ट में होगा। तो एक एक्सिस पे वो 2 के कॉन्टेक्ट में है। और ये कितने एक्सिस है, 3 एक्सिस है, 2 3 6। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या, वो कितनी हो जाएगी, 6। समन्वय संख्या क्या होती है कि अपने पास ये कितने लोगों, कितने एटम के सीधे क्या है, संपर्क में है, तो वो अपने पास क्या है, 6 है। ठीक है, या फिर तुम इनको बोल दो जो इसके नियरेस्ट नेबर हैं, जो इसके नियरेस्ट नेबर हैं, पास से पास जो लोग हैं उनके ये वो लोग कितने हैं, नियरेस्ट नेबर कितने हैं। ठीक है, और उनके कितने नियरेस्ट नेबर के ये कॉन्टेक्ट में है, तो वो इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नियरेस्ट, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे पास वाले पड़ोसियों की संख्या, नेबर्स कितनी है, यहाँ पे 6 है। एससी के अंदर वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद अपने पास आता है जो लेटिस पैरामीटर अपने माना है, साइड ऑफ क्यूब मानी है, इसे क्या बोलोगे, लेटिस पैरामीटर। इसका रिलेशन क्या है तुम्हारे पास, रेडियस के साथ। लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर का रिलेशन क्या है अपने पास, उस एटम की रेडियस के साथ। तो रिलेशन क्या है तुम्हें भी दिख रहा है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। लाइक ये साइड कितनी है, ए है, और ये इसकी रेडियस क्या होगी, r, इसकी रेडियस क्या होगी, r, दोनों ऐड करोगे तो 2r। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू क्या है, 2r। ठीक है, और ये अपने पास किसका रिलेशन है, अपने पास लेटिस पैरामीटर का। क्या आ गया है अपने पास, लेटिस पैरामीटर। उसके बाद अपने पास आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कि इस बॉक्स के पास, इस क्यूब के पास टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसके अंदर एटम तुम्हारे पास कहाँ है, ओनली कॉर्नर में है। कॉर्नर वाले एटम का इस बॉक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, अब ये भी समझाया था। और ऐसे कितने एटम है, सारे कॉर्नर में एक एक है, इस कॉर्नर में, इसमें, 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 और नीचे वालों में भी, इन चारों में भी। तो 8 एटम है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 चला गया, ये कितना आ गया, 1। मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक के अंदर, 1। कितना है भाई, 1। इसके बाद आता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कि इनका जो नियरेस्ट नेबर है, जो नियरेस्ट नेबर है उसकी डिस्टेंस कितनी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर देखो कि ये वाला जो एटम था इसके नजदीक में कौन सा वाला है, ये इधर कोई एटम है तो इसके इधर ये वाला नजदीक में, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसके नियरेस्ट कितने हैं, 6 नियरेस्ट हैं। इस नियरेस्ट वाले की डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मेजर करोगे, ये वाली डिस्टेंस है। ये क्या है, इसकी साइड ही तो है। नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास, ए हो गई। नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास, ए होगी। और ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 2r है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
टू आर रखने की जरूरत नहीं है, ए ही याद रख लेना, ठीक है, मेन यही आएगा, ये तो रिलेशन के लिए बताया बस। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की जो एटम है इसकी रेडियस कितनी है तुम्हारे पास, एटम की रेडियस कितनी है बताओ, ये रहा ए इजिकल टू 2r, तो r इजिकल टू आ गया अपने पास a बाय का 2, r इजिकल टू कितना आ गया a बाय 2। इसके बाद अपने पास है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि तुमने जो ये बॉक्स लिया है क्यूबिकल बॉक्स, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसका आयतन कितना है, ठीक है, इसकी साइड क्या थी, ए थी, साइड क्या थी, ए थी, जिस क्यूब की साइड ए हो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है ए क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया इस यूनिट सेल का, ए क्यूब हो गया अपने पास, v इजिकल टू कितना आ गया ए क्यूब आ गया। अच्छा अब बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम, अब ये जो तुम्हारे पास वो जो एटम्स है, ये बॉक्स है पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, इसके अंदर जो एटम है उनकी वॉल्यूम कितनी है, वो उन्होंने टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ एटम ऑक्यूपाइड, कि तुम्हारे पास जो एटम्स है उन्होंने कितना स्पेस घेर रखा है आयतन के अंदर, ठीक है, इनके अंदर एटम कितने हैं, एक है, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक ही है भाई साहब, अच्छा एक है, और जो एटम का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका ए में है अपने को, इसको भी ए में चाहिए, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे a/2, तो ये बनेगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, मतलब a/2 का क्यूब, तो ए का तो आ जाएगा क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन गया अपने पास, इसको इससे काटोगे ये बचेगा 2, तो ये बन गया अपने पास पाई ए क्यूब बाय का 2 3 6, पाई ए बाय का पाई ए क्यूब बाय का 6। अच्छा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना कर रखा था, एटम ने इतना कर रखा था, टोटल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब है, तो अपने अब क्या निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की कितने इकट्ठे होके ये बंधे हुए हैं, ठीक है, या कितने दूर दूर ये बंधे हुए हैं, ये चीज किसे डिफाइन होगी अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन से। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स की, एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, तो ये क्या आएगा पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू आएगा अपने पास, इसको तुम बोलते हो पीएफ बोलते हो, ये कितना आएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ एटम इन सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन सेल, की सेल के अंदर जो तुम्हारे पास एटम्स है, ठीक है, ये लिख दो इफेक्टिव जो एटम है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन सेल, उन एटम का वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन सेल कितना है पाई ए क्यूब बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा पाई ए क्यूब बाय 6 डिवाइड बाय टोटल जो वॉल्यूम था यूनिट सेल का कितना था ए क्यूब, तो डिवाइड कर दो ए क्यूब, तो ये अपने पास कितना आ गया पाई बाय 6, पाई बाय 6 भी दे सकते हैं, या इसको क्या दे देंगे पाई बाय 6, इसको तुम कैसे करोगे डिवाइड करो, पाई कितना होता है 3.14, इधर कर लो 3.14 डिवाइड बाय का 6, तो इसको काटोगे तो ये आएगा 0.52 के लगभग, तो ये आ गया 0.52। अगर इसको परसेंट में लिखना हो तो परसेंट में लिखना हो तो क्या करते हैं 0.52 इंटू 100%, या फिर इसको क्या लिख सकते हो तुम 52%, तो इसकी ऑक्यूपेसी कितनी है अपने पास, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है पाई बाय 6 भी आंसर में दिया हो सकता है, 0.52 भी दिया हो सकता है, और 52% भी दिया हो सकता है, तीनों ही ऑप्शन अपने पास क्या है सही है, ठीक है। उसके बाद अपने पास इसके अंदर आते हैं प्रिमिटिव वेक्टर, इसके अंदर अपने पास निकल के आता है नई चीज एक प्रिमिटिव वेक्टर। अब देखो प्रिमिटिव वेक्टर क्या है, प्रिमिटिव वेक्टर है कि तुम्हारे पास इस सिंपल क्यूबिक को डिफाइन करने के लिए अपने क्या करें 3 वेक्टर डिसाइड करें, 3 वेक्टर डिफाइन होंगे, क्यों, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं 3D में है, 3 ऐसे वेक्टर जिससे उस एक एक कोष्टिका को बना हुआ माना जा सके, ठीक है, उसको अपने डिफाइन करेंगे। और तो वो कैसे आएगा देखो, इसके अंदर सिंपल क्यूबिक में कैसे आता है, तुम्हारे पास ये क्या था क्यूब था, तो तुम्हारे पास अगर मैं इसको क्या मान लूं सेंटर पॉइंट मान लूं, मूल बिंदु मान लूं ओ, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है, और ये क्या है अपने पास जेड एक्सेस है। तो और इसके जो प्रिमिटिव वेक्टर आएंगे वो भी किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इन्हीं डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक
इधर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास जो ए वेक्टर था, जो ए वेक्टर था ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और सबकी लेंथ क्या है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो ये आया ए आई कैप, ये आया ए जे कैप, ये आया ए के कैप, और ये आया अपने पास ए एक्स कैप। ठीक है, ये क्या आ गए अपने पास, प्रिमिटिव वेक्टर आ गए। प्रिमिटिव वेक्टर आ गए तो अपने क्या कर लेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब अपने पास प्रिमिटिव यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालने के दो तरीके हैं। पहला देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के वॉल्यूम निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास इतना पूछा नहीं जाएगा, प्रिमिटिव वेक्टर और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये तुमसे शायद नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लो, पूछा भी जा सकता है, इसलिए पढ़ लेना। इसके अंदर एक चीज देखो कि तुम्हारे पास जो तीन वेक्टर निकल के आए हैं, तीन वेक्टर कौन से आए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू है ए आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू है ए जे कैप, और सी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास ए के कैप। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये जो बॉक्स बन गया तुम्हारे पास, इसके अंदर सिर्फ एक एटम है तुम्हारे पास, जिसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही एटम है, उसका वॉल्यूम कितना आएगा। वॉल्यूम कैसे निकलता है, तीन वेक्टर दिए हुए हो तो वॉल्यूम निकलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर दो तो ए आई कैप डॉट ए जे क्रॉस ए के। जे क्रॉस क्या के क्या होता है, आई तो होता है, तो ये आएगा ए स्क्वायर आई कैप, तो आई डॉट आई होता है आई, तो ये आएगा अपने पास ए कैप। ठीक है, ये क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया अपने पास, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। एक तरीका तो ये था। सेकंड तरीका इसका क्या हो सकता है, वो देखो कि तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम क्या है, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब है, और इस तुम्हारे पास यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने, 1 है। जब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1 है और प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, तो तुम्हारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे आएगा, एक फॉर्मूला ही बना लेता हूं जनरल, प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट सेल वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एक यूनिट सेल में कितना हो जाए, 1 हो जाए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो फिर तुम्हारे पास जो ये वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आई तुम्हारी बात, यूनिट सेल है, इसके अंदर कितने भी तुम्हारे पास एटम हो सकते हैं, समझ पा रहे हो। ये एससी था तुम्हारे पास, सिंपल क्यूबिक था तो यहाँ पे 1 था, बीसीसी होता तो 2 होता, एफसीसी होता तो 3 वहां से निकलता, 1 वहां से निकलता, 4 होता। पर प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होगा उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या रहेगा, हमेशा ही 1 रहेगा। ठीक है, तो उतना वॉल्यूम जो एक तुम्हारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई करेगा वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कहलाएगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम जो है उस यूनिट सेल का टोटल जो वॉल्यूम है उसके अंदर डिवाइड कर दो कितने का, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का, तो इससे क्या आ जाएगा, एक एटम के हिस्से के अंदर कितना वॉल्यूम आता है वो आ जाएगा, और वो वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये अपने पास क्या आ गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आया नहीं अभी, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब था, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना था, 1 था, तो एक के हिस्से में कितना आया, ए क्यूब, तो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, ए क्यूब। मतलब टोटल वॉल्यूम में क्या करना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम का डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर होगी, एससी स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी, एससी स्ट्रक्चर होगी। इसके अलावा कोई इसका डाटा रहेगा तो वो अपने कहां देख लेंगे, जब इसकी टेबल बनाएंगे तो वहां देख लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगी, एससी होगी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपने देख ली। अब अपने चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ। नंबर 2 पे अपने पास आती है स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको अपने बोलते हैं अपने पास बीसीसी। क्या बोलते हैं, बीसीसी। इसकी स्ट्रक्चर देखो पहले कैसी होती है, वैसे तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, 3D में देख लिया अपन ने, बस क्या करना है, सेंटर के अंदर एक एटम और डाल देना इसके अंदर, बस इतनी सी बात है। और सेंटर के अंदर जो एटम आएगा वो देखो किस तरीके से आएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, वही एक व्यू देखते हैं कॉर्नर वाला, एक व्यू देखते हैं सीधा। ठीक है, तो पहले कॉर्नर वाला व्यू देखते हैं।
ये मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक एटम यहाँ पे था, एक एटम यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और एक यहाँ पे था, और ये जो इधर दिख रहा है वो इधर भी दिखेगा, इधर दिख रहा है वो इधर भी दिखेगा, इधर दिख रहा है वो इधर भी दिखेगा। इसी तरीके से एक एटम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और एक अभी तुम्हें कहाँ दिखेगा, ऐसे यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, और एक एटम कहाँ होगा, इसके सेंटर में होगा, बॉडी सेंटर में तुम्हें बताया था। इसकी बॉडी के अंदर मतलब इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, एक एटम और होता है, और ये एक एटम इस तरीके से होगा कि वो इन सबको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये ध्यान रखना, ये जो 8 के 8 है इनको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। लाइक ये तुम्हारे पास क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, जहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स में तुम्हारे क्या है, एटम्स है। कॉर्नर में अपने पास क्या है, एटम्स है, कॉर्नर में सारे एटम्स आ गए। इसके बीचों बीच मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक एटम और होगा, इतना बड़ा एटम होगा कि वो सबको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रही होगी तुम्हें, ये स्ट्रक्चर तुम्हें इस तरीके की दिख रही होगी कि, और ये ध्यान रखना, ये जो सारे के सारे एटम है, ये सारे के सारे जो एटम है यहाँ पे क्या है, सेम साइज के, क्या है, सेम साइज के एटम है। ठीक है, ये बस डायग्राम बनने के अंदर ऐसा दिख जाता है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं कि अपने पास एक सिंपल क्यूबिकल बॉक्स कुछ इस तरीके से है, ये सही सही नहीं बना डायग्राम, इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे बस समझने के लिए, सारी चीजें समझ लोगे उसके बाद टेबल याद कर लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ये इसके अंदर की लाइनें हैं जो अपने को दिखाई नहीं दे रही होगी बाहर से। अब इसके अंदर जो एटम है वो किस तरीके से आएंगे, देखो कि लाइक हमें क्या निकालनी होगी, तुम्हें रेडियस निकालनी होगी, लेटेस्ट पैरामीटर होगा, उससे रिलेशन बताना होगा। तो तुम क्या करोगे, किसका यूज लोगे इसके अंदर, इस वाले कॉर्नर के एटम, मतलब आगे वाले कॉर्नर का एटम, और जो पीछे वाला कॉर्नर है उसका एटम, और इसके बीच वाला एटम, इसके बीच वाला एटम कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको अगर मैं डायग्राम में दर्शाऊं तो ये अपने पास आएगा, ये वाला एटम प्लस ये वाला एटम प्लस ये वाला एटम, ये वाला एटम की रेडियस काम आएगी r, इसकी 2r, इसकी स्मॉल r। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कैसे आए रहेंगे, ये तीनों एटम इस तरीके से रहेंगे, और ये डिस्टेंस क्या हो रही होगी, अपने काम आ रही होगी। मतलब क्रॉस डायगोनल चलो, ये सामने वाली जो दीवार है तुम्हारे, उसका ये वाला कॉर्नर और तुम्हारे पीछे वाली दीवार का नीचे वाला कॉर्नर, मतलब एक फेस वाला डायगोनल नहीं बनाना, एक क्यूब वाला डायगोनल बनाना है, उस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, देखो तुम्हारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये वाला एटम, ये वाला और इसके पीछे वाला, समझ पा रहे हो कि तुम्हारे पास लाइक ये क्या है, कोई क्यूब है, तो कौन सा डायगोनल, ये पीछे वाला सेंटर से उठा के लाओ और इसको मिला दो, या फिर इसको उठा के ले जाओ और इससे नहीं मिलाना, इससे मिला दो। ये वाला जो डायगोनल बनेगा ना, इसके एटम की अपने बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसके एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बॉडी वाला भी तो क्या करना है, इंक्लूड करना है सिमेट्रिक रूप से, है ना।
तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे ये आर है, ये 2r है, ये आर है, टोटल कितना आर आ गया, 4r आ गया। टोटल आर कितना आ गया, 4r आ गया। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये अपने पास क्या आएगी, डायगोनल वाली। अब एक चीज देखो, अपने पास अगर एक सिंपल क्या होता, फेस होता, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आता है इसका डायगोनल, √2a आता। अब अपने पास क्या निकालना है, अपने को ये क्रॉस डायगोनल निकालना है। तो अपने उसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए प्लस ये चाहिए, ये होता है √2a, ये होता है ए, तो ये आ जाएगा अपने पास √3a। कितना आ जाएगा, √3a। इसको तुम पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो ये लेंथ आएगी टोटल, जो ये यहाँ पे लेंथ आएगी 4r की, ये किसके इक्वल आएगी, √3a के। कितने के, √3a के। समझ पा रहे हो मेरी बात। उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की जो डायगोनल बनेगा, क्रॉस डायगोनल जो क्यूब का तुम्हारे पास बनेगा, उसकी लेंथ कितनी होती है, √3a होती है। और इसके बीच में जो एटम आ रहे हैं, उस कॉर्नर का एटम r रेडियस देगा, बीच वाला पूरी 2r रेडियस देगा, मतलब एक r प्लस r, मतलब टोटल अपने पास डायमीटर देगा। नीचे वाला इसका r देगा रेडियस, तो टोटल रेडियस कितनी आ गई, 4r। ठीक है, तो यहाँ पे भी उस तरीके से चीजें लिखनी स्टार्ट करो जिस तरीके से उसमें लिखी थी। किसके अंदर, तुम्हारे पास SC में लिखी थी। यहाँ पे 4r जो है वो कितना आएगा, √3a आएगा। 4r इजिकल टू कितना आएगा, √3 आएगा। तो उसी तरीके से सारी चीजें लिखो। सबसे पहले लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताने का सबसे आसान तरीका, सेंटर वाले को देखो, सेंटर वाला आइटम है 8 के 8 को टच कर रहा है, सेंटर वाला 8 के 8 को टच कर रहा है, इसके अलावा किसी भी टच नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 8। नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 8। ठीक है, नियरेस्ट नेबर ये हो गए, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी लिख दो। नियरेस्ट नेबर NEIA, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना आएगा, सीधा ही देख सकते हो कि वो 8 के 8 को क्या कर रहा है, एक मिनट रुको, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसके अंदर 1 मिनट सोचने दो कुछ। तुम्हारे पास 1 2 3 4, ठीक है 8 होगा, ओके। ऐसे भी देख सकते हो कि ये कितने को टच करेगा, 8 को टच करेगा। या एक कॉर्नर वाला भी देख सकते हो, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, सबको क्या कर रहा होगा तुम्हारे पास, टच कर रहा होगा। मतलब एक कॉर्नर वाला इस रूम वाले को, उस रूम वाले को, उसको एक फ्लोर पे चारों उसको, ऊपर वाले फ्लोर में चारों उनको भी। तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, प्रत्येक एटम का 8 आ जाएगा। नियरेस्ट नेबर की बात करें, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर, इसके सेंटर और इसके सेंटर की दूरी कितनी होगी, 2r होगी। इसके सेंटर और इसके सेंटर की दूरी कितनी है, 2r है। तो नियरेस्ट नेबर कितना आएगा तुम्हारे पास, 2r। 2r की वैल्यू पुट करना, 4r की √3 है, तो 2r की कितनी हो जाएगी, √3/2a, √3/2a। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, √3/2a आ गई। अब बात रही लेटिस पैरामीटर की, मतलब a की वैल्यू, लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर कितना आएगा, यहां से देखो a इजिकल टू कितना आ गया, 4/√3 इंटू का r। ठीक है, लेटिस पैरामीटर a कितना आ गया, 4/√3 इंटू का r। इसके बाद अपने पास आती है एटॉमिक रेडियस। इसके बाद आती है एटॉमिक रेडियस की तुम्हारे पास जो एटम है उसकी रेडियस कितनी है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यहां से भी कितनी है, r इजिकल टू है √3/4 इंटू का a। ठीक है, एटॉमिक रेडियस आ गई। उसके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ गई, √3/2a आ गई, या बोल दो 2r आ गई। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि ये जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कितना है। सिंपली साइड अगर a है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। तो यहां लिखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया अपने पास, a क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, a क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया अपने पास। अब अपने को चाहिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब अपने पास नेक्स्ट चीज हमें क्या पता करनी है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अच्छा, अब इसके अंदर देखो तुम्हारे पास कितने एटम है। एक तो है 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला है उसका एक बॉक्स में आता है 1/8। और ऐसे एटम कितने, 8 है। कितने ऐसे एटम, 8 है। ठीक है जी, प्लस अपने पास इसके अंदर क्या ऐड हुआ,
सिंपल क्यूबिक में भी था 1/8 इंटू 8, तो एक क्या ऐड हुआ है, सेंटर के अंदर ऐड हुआ है, और जो सेंटर में आएगा वो पूरा का पूरा इसी का है, सेंटर में जो आएगा वो पूरा का पूरा क्या है, इसी का है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक और बढ़ जाएगा, तो एक क्या है, एक एटम आता है और पूरा पूरा इसी का है। तो इसको सोल्व करो, 8 से 8 का 1 प्लस 1 2, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अपने पास कितने हैं, 2 है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 आ गए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 आ गए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स, इफेक्टिव एटम्स का वॉल्यूम कितना आएगा, 2 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ गया देखो, 2 इंटू 4/3 पाई की वैल्यू पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना है अपने पास, आर है अपने पास √3/4। इसका आ जाएगा क्यूब। इसको करें सोल्व, इसको करो भाई सोल्व, करोगे तो ये आएगा 8/3 इंटू पाई इंटू ए क्यूब इंटू 3√3 डिवाइड बाय 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 8 दूने 16, 3 से गए 3, तो ये बच गया अपने पास √3/8 पाई ए क्यूब, √3/8 पाई ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स आ गया कि एटम जो है उन्होंने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और जो यूनिट सेल जो तुम्हारी है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब है। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ जिसको तुम बोलते हो, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना था, √3/8 पाई ए क्यूब, √3/8 पाई ए क्यूब। नीचे कितना है, ए क्यूब, सिंपली कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो ए क्यूब से ए क्यूब गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ गया, √3/8 पाई आ गया। √3/8 कितना आ गया, पाई आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो √3/8 पाई भी लिख सकते हो, या इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.68, और इसको परसेंटेज में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 68%। परसेंट में जब लिखते हो तो ये क्या हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 68% हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसके अपने को चाहिए प्रिमिटिव वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, या फिर उससे पहले निकाल लें क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब था, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, 2 के हिस्से में आ रहा है ए क्यूब, तो 1 के हिस्से में आएगा ए क्यूब बाई 2। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा, कि एक एटम के हिस्से में कितना वॉल्यूम आ रहा है, वो तुम्हारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल हमेशा कितने होंगे, 1 होंगे, कितने होंगे, 1 होंगे, वही हमने किया है। इसके अंदर इसकी यूनिट सेल में 2 थे, तो 2 का डिवाइड कर दिया, तो 1 के लिए अपने पास वॉल्यूम आ गया, वही अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब अपने को इसमें चाहिए प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर्स चाहिए। तो देखो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास एटम कहाँ थे, सेंटर के अंदर थे, कहाँ था, सेंटर के अंदर था, तो इसके अंदर कुछ इसी उसी तरीके का डायग्राम बनेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम टफ होने वाला है, इसको देखना अच्छे से। कि तुम्हारे पास इसके अंदर 3 बॉक्सेस होंगे, ये तुम्हारे पास एक्सेस था सपोज दैट, तो इससे एक पीछे की तरफ एक बॉक्स होगा, एक बॉक्स इसके पीछे की तरफ है, ये अच्छे से बनानी है ना, दोबारा बनाओ इसको। कि एक ये पीछे की तरफ बॉक्स होगा, ये कहाँ होगा, एक पीछे की तरफ बॉक्स है, एक मतलब एक ये वाला बॉक्स है, इसकी साइड वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दिया, अब इस वाले बॉक्स की काउंटिंग करो, एक ये वाला बॉक्स बनाओ, ठीक है, ये है 2D पर तुम्हें डायग्राम 3D में समझना है। मतलब एक ये वाला बॉक्स था, इसके साइड वाला छोड़ दिया, भी आ गया,
तो अब इसके साइड वाला ही छोड़ दिया, ये तो है ही। अब इसके नीचे वाला छोड़ दो और ये इधर वाला बना दो, इसके नीचे वाला छोड़ दो और इधर वाला बना दो नीचे वाला। ये कैसे बनेगा देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो कि एक तुम्हारे पास लाइक ये है, ये वाला बॉक्स ले लिया, अब इसको छोड़ दो, अब इसके साइड वाला इसको छोड़ दो, इसके नीचे वाला छोड़ दो, ये वाला। तो इस तरीके से अपने पास क्या बनाइए, 3 एटम बनाए। और एटम कहाँ थे, इनके सेंटर में थे। एटम कहाँ थे इनके पास, इफेक्टिव एटम कहाँ था, मेन जो इनमें चेंज करके ले गया है वो कहाँ थे, सेंटर में थे। तो इसके सेंटर में एक एक एटम मान लो, सेंटर में एक एक पॉइंट मान लो, तीनों के सेंटर के अंदर, और उसके कोऑर्डिनेट लिख दो। ये तुम्हारे पास क्या था, ये वाला एक्स था एक्स, ये वाला था एक्सेस वाई, और ये था तुम्हारे पास एक्सेस जेड। और इसकी डिस्टेंस पूरी की कितनी है, ए है, पूरे की कितनी है अपने पास, ए डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ होंगे अपने पास, उनके क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट लिख दो। वो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल आ जाएगी, प्रिमिटिव वेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मैं इसको क्या मानूँ, ओ मानूँ, ये क्या है, ओ है, तो ये क्या है अपने पास, कोई भी मान लो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी ये सी पॉइंट है। इन सब के कोऑर्डिनेट लिखो और उससे वेक्टर लिख दो। तो प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर क्या आएंगे तुम्हारे पास, पहला जो ए वेक्टर आ जाएगा वो क्या आएगा बताओ, यहां से लेकर के यहां तक जाना है, तो एक्स के अंदर क्या जाना पड़ेगा, माइनस में जाना पड़ेगा, वाई में प्लस में जाना है, जेड में भी प्लस में जाना है। तो एक्स को माइनस लिख दो, बाकी सबको प्लस प्लस लिख दो, एक्स को माइनस लिख दो, बाकी सबको प्लस प्लस लिख दो। a/2 बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा अपने पास जे कैप प्लस के कैप माइनस का आई कैप। ठीक है, अब ये देखो, ये इसके बिल्कुल सेंटर में था, तो हम तुम्हें जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ तक तो जाना पड़ेगा, हाफ तक तो जाना पड़ेगा, तो ये a/2 चलना पड़ेगा, हमेशा कितना चलना पड़ेगा, a/2 चलना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका लिखोगे तो तुम कहाँ गए देखो, एक्स के प्लस में गए, जेड के प्लस में गए, वाई के कहाँ चले गए, माइनस में चले गए। वाई के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो, बी वेक्टर के अंदर वाई माइनस कर दो, बाकी किस में रहने दो, प्लस में रहने दो। सी वेक्टर की अगर बात करोगे, सी वेक्टर की अगर बात करोगे तो ये देखो, इसमें तुम एक्स के अंदर भी प्लस में आए, वाई के अंदर भी प्लस में आए, जेड में क्या आ गए, माइनस में आ गए। तो जेड में क्या कर दो, इसके अंदर माइनस कर दो, जेड में माइनस कर दोगे तो कर दो। ये तुम्हारे पास क्या आ गए, तीनों के तीनों तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आ गए, मतलब प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर आ गए। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर्स आ गए। इनसे भी तुम क्या निकाल सकते हो, प्रिमिटिव यूनिट जो सेल है, प्रिमिटिव यूनिट जो सेल है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम, प्रिमिटिव यूनिट सेल वॉल्यूम क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों के तीनों वेक्टर है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, बॉक्स से निकलता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, या फिर लिखना चाहो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या तुम इसे कैसे करोगे, सारणिक बनाओगे, है ना, डिटर्मिनेंट बनाओगे। डिटर्मिनेंट बनाओगे तो क्या आएगा, a/2 माइनस का आई कैप। ठीक है, इस तरीके से चीज चलती रहेगी, माइनस का आई कैप आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a/2 जे कैप आ जाएगा, a/2 के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से ये तीनों भी लिखोगे, लिखने के बाद इसको सोल्व करोगे तो अपने पास वॉल्यूम कितना आएगा, अपने पास वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल a³/2, कितना निकल के आएगा, a³/2। ठीक है, इतना ही आएगा, चाहे ऐसे निकालो चाहे इस तरीके से निकाल लेना, वॉल्यूम एक ही बात है। प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर थोड़े देख लेना। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है अपने पास एफसीसी की। एफसीसी के अंदर जो बाकी डिटेल थी सारी की सारी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, कोऑर्डिनेट नंबर, वो सारी की सारी देखते हैं। ठीक है, तो नया टॉपिक डालो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम कहते हैं भाई एफसीसी। अब इसी तरीके के उसका डायग्राम बनाओ, जिस तरीके से उसको समझा था उसी तरीके से इसको समझने के लिए क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो बनाओ, एफसीसी के अंदर क्या आएगा, बस फेस के ऊपर और आ जाएंगे एटम, इतनी सी बात है। तो बना दो डायग्राम। ये तुम्हारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर फेस पे बनाने एटम, तो पहले फेस पे बना दो। ये लो जी, फेस पे बना दी।
अब जो साइड वाले एटम है वो इसको टच कराने हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा छोटा बन गया ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है एटम सारे तुम एक नाप के बनाओ, होते हैं एक नाप के, ये एक साइज के होते हैं, ठीक है। पर इनको ट्राई किया करो कि इनकी जो जैसे टच वगैरह दिखाने हैं ना वो सही दिखाओ तुम। लाइक जो सेंटर में आएगा ना वो इन सबको टच होना चाहिए। पहले यही बना लो कॉर्नर वाले। समझ पा रही हो? ये देखो 1/8 दिख रहा है ना उस एटम का, ठीक है। अब जो फेस पे आएगा ना वो इन चारों को टच कर रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे क्या है, सेंटर पे तुम्हारे पास ये एटम है। और इसकी अगर साइड व्यू देखना हो, और ज्यादा साइड व्यू देखना हो इसको, तो इसका इसका ये वाला साइड उठा लो, इसका ये वाला साइड उठा लो। ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड उठा लिया अपन ने। ये साइड वाला अलग से करके देखो तुम, तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा। सही नहीं बना। ठीक है, देखो ये साइड कितनी थी, ए थी, ये कितनी थी, ए थी, ये ए थी, ये ए थी, तो ये कितनी बन गई, √2a बन गई। क्या बन गई अपने पास, √2a बन गई। ठीक है जी, √2a है ये। और रेडियस कितनी आ गई, ये आएगी r, इधर से डायमीटर आएगा 2r, इधर से आएगा r, तो ये r प्लस 2r प्लस यहाँ से फिर से r, मतलब √2a इजिकल टू कितना आ गया, 4r आ गया। √2a इजिकल टू कितना आ गया, 4r आ गया। समझ में आई ये बात फेस सेंटर्ड के अंदर? तो बस सारे की सारी इसके अंदर चीजें लिखते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है अपने पास, वही सारी डिटेल सबसे पहले अपने पास आएगा। जैसे बाकी में लिखा था ना उसी तरीके से इसमें लिख दो। सबसे पहले लिखो अपने पास क्या लिखा था, सबसे पहले अपने लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फिर लैटिस पैरामीटर। तो इसमें भी लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ पे कितना है। जो ये फेस वाला, तुम फेस वाला मत देखो, कॉर्नर वाला देख लो। ये जो कॉर्नर वाला है ये किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे मानो इसके एक साइड में किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई बॉक्स होता तो उसके अंदर भी, ये मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बना दूं। यहाँ पे कोई एटम है, ये एटम है, ये इसको टच कर रहा है, ये जो इस फेस वाले को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का इधर भी एक फेस होगा, उस वाले को भी यही टच करेगा, इधर भी एक फेस होगा, उसको भी यही टच करेगा, इधर भी एक फेस होगा, इसको भी यही टच करेगा। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉर्नर वाला है वो किसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इधर होगा उसको भी टच करेगा, इधर होगा उसको भी टच करेगा, और इधर होगा उसको भी टच करेगा। मतलब एक एक्सिस के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर कितने को टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मतलब एक ये टच कर रहा है चार को, एक प्लेन के अंदर ये चार को टच कर रहा है। और ऐसे कितने प्लेन बनेंगे 3D के अंदर, तीन। ये वाला प्लेन बनेगा, एक ये वाला प्लेन बनेगा, एक ये देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तीन प्लेन बनेंगे। एक प्लेन के अंदर वो चार को टच कर रहा है, एक प्लेन के अंदर वो चार को टच कर रहा है। तो टोटल कितने को, कितने एटम को टच कर रहा होगा, 12 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए अपने पास, 12। नहीं समझे क्या? दोबारा देखो, ये इसको इस तरीके से देख सकते हो तुम। ये जो कॉर्नर वाला है, ये जो अपने पास कॉर्नर वाला है, ये क्या करेगा, इसको टच करेगा, इसके अंदर इधर वाले फेस के भी इसको टच करेगा, इधर वाले फेस के इसको, इधर वाले फेस के इसको, मतलब इसमें चार को। अब यही फेस तुम्हारे पास इसके अंदर भी होंगे, परपेंडिकुलर जो बनाओगे प्लेन उसके अंदर भी होंगे, तो उनको भी टच करेगा चार को। ये प्लेन, ये प्लेन, अब बच गया तीसरा ये वाला प्लेन। समझ पा रहे हो कि ये वाला प्लेन अपने पास, एक तो ये वाला प्लेन, एक ऊपर से नीचे आ रहा होगा वो वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, तीनों के अंदर चार्जर को कॉन्टेक्ट करेगा। तो कितने कॉन्टेक्ट हो गए इसके टोटल, 12। तो इसके नियरेस्ट नंबर कितने हो गए अपने पास, 12 हो गए, ठीक है। नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 12। कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो गए, 12। ये क्या है, नियरेस्ट नेबर। अब बात आ गई कि नियरेस्ट नेबर जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखोगे तुम, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस।
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, ये किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है ना, या फिर मानो ये इसको टच कर रहा है, तो इनके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस r, सेंटर से मेजर होती है तो 2r। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास 2r। 2r की वैल्यू निकालो, यहाँ से 2r की निकाल दो, √2a/2, या यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a/2, या फिर कह दो a बाय का √2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, a बाय का √2 आ गई, a बाय का √2 आ गई नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गई। अब बाकी पैरामीटर जो लिखते हैं वो लिखते जाओ। और क्या लिखते थे अपने पास, एक अपने लिखते हैं लेटिस पैरामीटर, तो लेटिस पैरामीटर लिखो। लेटिस पैरामीटर मतलब ए की वैल्यू इधर से निकाल दो, तो ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2√2 इंटू आर, क्योंकि 4 क्या होता है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई √2, तो 2 ये बच गया 2√2 आर। ठीक है, ये आ गया अपने पास लेटिस पैरामीटर। लेटिस पैरामीटर के बाद अपने पास आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आर कितना आ जाएगा, ए बाय का 2√2, ए बाय का 2√2, ये अपने पास क्या आ गई, एटॉमिक रेडियस आ गई। एटॉमिक रेडियस आने के बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ये जो पूरा पूरा बॉक्स है इसकी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपली ये कितनी है अपने पास, a³ है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स, या एटम्स मान लो। अच्छा, उससे पहले अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम निकालना, उसके बाद पहले क्या चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कॉर्नर पे कितने हैं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कॉर्नर वाले एक बॉक्स में, 8 कॉर्नर पे हैं, प्लस 6 क्या है, दीवार के ऊपर है। जो एक दीवार पे होगा, लाइक तुम्हारे सामने वाली दीवार है, उस पर कोई एटम तुम रख दो, और कैसे रखना है, सिमेट्रिकली रखना है, ये आधा इस रूम में आधा उस वाले रूम में, तो एक रूम में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, आधा इधर है आधा उधर है, तो एक रूम में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/2। इसको सोल्व करो, 2 3 6, 3 + 1 4, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स कितना हो गया, 4 × 4/3 πr³, क्योंकि एटम जो है स्पेरिकल माना है उसको, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। इसको सोल्व करो, ये आएगा 16/3 πr³। r कितना है अपने पास, ये रहा a/2√2, लिख दो a/2√2 इसका क्यूब, ये आएगा अपने पास 16/3 πa³। 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2√2, सोल्व करो, 8 दूनी 16 से 16 गया, ये आ गया अपने पास π/3√2। कितना आ गया, π/3√2। इसको सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हें ये भी मिल सकता है, या तुम्हें ये नहीं मिले तो कितना मिलेगा 0.74। इसी को परसेंटेज में लिखना हो तो ये बनेगा 74%। तो ये किसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया तुम्हारे पास, अरे रुको रुको रुको, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकालना, अभी a³ बाकी है ना यहाँ पे, तो a³ यहाँ यही रहने दो, तो ये तुम्हारे पास आएगा π/3√2 a³। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स आ गया। ठीक है, अब अपने को चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है अपने पास, इसकी जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ये है π/3√2 a³ डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम a³, a³ से a³ गया, ये बच गया π/3√2। या इसको क्या लिख सकते हो 0.74। सॉल्यूशन करोगे तो परसेंटेज में लिखना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो, ये आ गया 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन तुम्हारे पास कितना आ गया, फेस 100 क्यूबिक का 74% आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने पास आते हैं इसके वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वो देखो 4 एटम थे, 4 एटम का वॉल्यूम कितना है, 4 एटम का वॉल्यूम कितना था a³ था, 4 एटम का वॉल्यूम कितना था a³ था, 4 के हिस्से में कितना आ रहा था a³ आ रहा था, तो 1 के हिस्से में कितना आएगा a³ a के हिस्से में कितना आ जाएगा a³/4। बस इतनी सी बात है, तो यहां पे लिखो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब तुम्हें ये वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये आर में ही पूछ सकता है, तो ए की वैल्यू आर के टर्म्स में रख दोगे, रख सकते हो ना, यहां से रख देना, ए की वैल्यू 2√2 आर रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आते हैं प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स। प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स, अब इस उसके अंदर क्या थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एटम था। यहाँ पे तुम्हारे पास जो एटम है वो कहाँ होता है तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास एटम होता है फेस के ऊपर। तो बनाओ उसी तरीके का डायग्राम, उसी तरीके का डायग्राम बनाओ। या ये और भी आसान हो सकता है, कैसे, तुम्हारे पास ये क्या है, तीनों एक्सेस है, ये क्या है अपने पास, तीनों एक्सेस है, इसी पे बॉक्स बना लो। इस बार फेस पे दर्शाना है ना, इसलिए इसी पे क्यूब बना दो एक। ठीक है, इसके अंदर एक इस फेस पे है, इस फेस पे बना दिया पीछे वाले फेस के ऊपर। तो फिर ये साइड वाला फेस छोड़ दो, अब एक इस वाले पे बना दो, आगे वाले पे, तीन पे बनाना है ना, एक आ जाएगा इस पे, एक आ जाएगा इस पे, इस फेस के ऊपर। ठीक है, तीनों फेसेस के बना दो, मतलब एक ही पॉइंट से जुड़े हुए तीनों फेसेस के ऊपर हमने क्या मान लिया, एटम मान लिया। सेंटर के ऊपर से मान लिया। इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ये है अपने पास एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ये है जेड एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट लिखो, इसमें कहाँ गए, इसमें एक्स तो जीरो हो गया, इसके अंदर इस पॉइंट के लिए एक्स तो जीरो हो गया, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसके लिए एक्स तो जीरो है, और ए बाई टू चले, ये बाई टू चले, ये बाई टू चले, के और जे के अंदर। तो तुम्हारे पास जो ए वेक्टर होगा वो कितना आ जाएगा, ए बाई टू आएगा, जे प्लस के। इसी तरीके से बाकी के जो दो वेक्टर होंगे वो क्या आ जाएंगे, ए बाई टू आई प्लस जे, एक स्किप करते जाना, सी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए बाई टू, तुम्हारे पास ये आ गया आई जे के, आई जे आ गया, जे के आ गया, ये आ जाएगा आई और के। ये तुम्हारे पास क्या आ गए, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर्स आ गए। इनसे क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वो भी तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी से निकाल लेना, वही आएगा सेम का सेम, ए क्यूब डिवाइड बाय का 4 ही आ जाएगा, ए क्यूब डिवाइड बाय का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है एचसीपी, वो आती है हेक्सागोनल, वो आती है अपने पास फोर्थ वाली हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इसे अपने क्या कहते हैं, एचसीपी कहते हैं। इसका डायग्राम मैं तुम्हें 3D में बताता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहीं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर वहीं से तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, एचसीपी की स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो एचसीपी के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या है, देखो ऊपर एक लेयर है, ठीक है, जिसे तुम बोलते हो षटकोण, जिसे तुम बोलते हो षटभुज, जिसे तुम बोलते हो हेक्सागोन, जिसे तुम बोलते हो, उस तरीके का ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर ऊपर है, उसके बाद एक लेयर इसके बीच में भी है, यहाँ पे बीच में लेयर दिखाई नहीं है, ठीक है, एक लेयर इसके बीच में भी है, इस तरीके की ये ऊपर वाली लेयर होगी, ये इसके बीच वाली लेयर है, और इसके क्या है, ये एक नीचे वाली लेयर है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर के अंदर 6 एटम है, ठीक है, नीचे वाली लेयर के अंदर भी 6 एटम है, और बीच वाली के अंदर एटम क्या है, 3 है। अब इसकी अगर मैं इसका ऊपर से व्यू बनाऊं, ऊपर से व्यू बनाऊं तो वो किस तरीके का बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा तुम्हारे पास, कुछ इस तरीके का। ठीक है, एक एटम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा। ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस तरीके का बना देते हैं, ये इनमें शायद दर्शाया हुआ होगा कहीं पे, इनके अंदर देखो, ये देखो, ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, इस तरीके की लेयर बनेगी। इसमें देखो ये सारे के सारे एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, और इसके सेंटर में भी एक होगा। बेंजीन देखिए ना तुमने, उस तरीके का कुछ लाइक कि अगर इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें अपने, तो इसी लेंथ का अपने को भी इधर बनाना पड़ेगा, इतनी लेंथ आ गई होगी, इतनी लेंथ इधर, इतनी लेंथ इधर, इतनी लेंथ इधर, और इतनी ही लेंथ इधर।
ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इधर एक आ गया गोला, इधर एक एटम आ गया, इधर एक एटम आ गया, फिर इधर एक एटम आ गया, इधर फिर से एक एटम आ गया, और फिर से इधर एक एटम आ गया, और एक एटम कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। सेंटर वाला जो है ना वो भी इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बनेगा मेरे से। ये डायग्राम बाकी देखना हो और अच्छे से तो इधर देख सकते हो। ठीक है, ये 6 के 6 एटम है, ये बीच वाला भी इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, अब HCP के लिए भी अपने क्या करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन उसी तरीके की लेंगे जिस तरीके की हमने पीछे ली थी। ठीक है, ये C क्या होता है तुम्हारे पास, ये जो एक नीचे वाली लेयर है ऊपर वाली लेयर है, इनका जो गैप है वो क्या होता है, C होता है। वो कितना है तुम्हारे पास, C है। और जो ये C है और ये नीचे वाला जो तुम्हारे पास फेस है, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है, A है। इस C और A में एक रिलेशन होता है, C/A = √8/3। ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, इसको तुम डेराइव भी कर सकते हो पर कोई सेंस नहीं है डेरिवेशन का। ठीक है, तुम्हें बस रिजल्ट याद रखने हैं, तो इसे सीधा याद रखोगे। C/A का रेशियो कितना होता है, √8/3 होता है। ठीक है, और इसके बाद हम सारे चीजें कैलकुलेट करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके पास अपने पास क्या बोलते हैं, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव एटम्स जो उनका वॉल्यूम कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि बाकी सब में करी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेता हूं कौन से पॉइंट हमें नोट करने हैं, कोई छूट ना आ जाए पॉइंट। सबसे पहले अपने पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है, एक लेयर बीच में होती है। ठीक है, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखेंगे वो देखेंगे अपने किसके लिए, इस वाले एटम के लिए। देख लो, ये जो सेंटर वाला एटम है ना, इससे देख लो, इजी रहेगा। देखो जो 3 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं वो इस तरीके से आते हैं, तीनों के तीनों क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, तीनों के तीनों इसको क्या करेंगे, टच करेंगे। लाइक मैं कैसे बताऊं, ये लेयर है, ये क्या है, 6 एटम वाली लेयर है, इसके सेंटर के अंदर अपने पास क्या है, इसके सेंटर में क्या है अपने पास, ये बीच वाला एटम है। इस एटम को नीचे से तीनों टच कर रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 3 कैसे टच कर रहे होंगे, यहाँ पे टच कर रहे होंगे। इसी तरीके से जो दूसरे 3 आएंगे, ये 3 इधर आ गए तो अब ये 3 इधर यहाँ पे आएंगे। ऐसे ही 3 कैसे कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ जब वो आएंगे तो वो भी इसको टच करेंगे। 3 नीचे से टच कर रहे हैं, 3 ऊपर से टच कर रहे हैं, तो 6 तो ये टच कर रहे हैं, और 6 इसके खुद ये वाले 1 2 3 4 5 6 ये टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना हो गया, समन्वय संख्या अपने पास कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के अंदर समन्वय संख्या कितनी होगी अपने पास, 12 हो गई। एक चीज और देखो, समन्वय संख्या यहाँ कितनी थी, 12 थी। फेस सेंटर्ड के अंदर कितनी थी समन्वय संख्या, वहां भी 12 थी। तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी थी तुम्हारे पास, क्लोज्ड पैकिंग किसको बोलेंगे, क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग अपने किसको बोलेंगे, क्लोज्ड पैकिंग अपने कहेंगे HCP को और FCC को। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर 12 है और सबसे क्लोज्ड पैकिंग इनके अंदर ही होती है। ठीक है, समन्वय संख्या सबसे ज्यादा इनके अंदर ही होती है। समन्वय संख्या क्या बताती है कि कितना टाइटली तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो बाइंड है। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कितने ज्यादा वो एक दूसरे से टच करके बने हुए हैं। इसके बाद अपने पास एक चीज और तुम ध्यान से देख सकते हो, दोनों के लिए क्या आई, समन्वय संख्या इक्वल आई। तो क्या दोनों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा कि कितनी हाईली वो पैक्ड है, वो FCC के लिए आया था 74, तो क्या HCP के लिए भी 74 आएगा। चलो देखते हैं, आना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या है अपने पास, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कि तुम्हारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें। ठीक है जी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने आएंगे बताओ। देखो कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 बाउंड्री पे है, 1 2 3 4 5 6 बाउंड्री पे है। सेंटर वाला एक तरीके से हाफ इसके अंदर है, हाफ कहाँ है, बाहर है। समझ पा रहे हो, ये वाली लेयर है तो हाफ यहाँ पे है या हाफ यहाँ पे, तो इसके अंदर कितना आ रहा होगा, हाफ आ रहा होगा। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक चीज देखो, ये एंगल कितना होता है 120, तो ये भी कितना 120, ये भी कितना 120। ठीक है, और एक लेयर कैसी है, इसके ऊपर है, तो एक का कंट्रीब्यूशन, एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक लेयर में बटेगा 3 में, इसके ऊपर दूसरी भी है तो एक बटेगा 6 में, तो एक एटम बटेगा 6 बॉक्सेज के अंदर। 6 ऐसे बॉक्स हैं अपने पास इस तरीके से। ठीक है, इनको तुम बना लेना इस तरीके से, 6 बॉक्स अपने पास, ये सारे हेक्सागोन है इधर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ये गलत हो गई यहाँ पे,
इसको ऐसे बनाओ, थोड़ी सी इसको ऐसे बना दो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा कंट्रीब्यूशन, इधर कंट्रीब्यूशन ऐसे है, इधर भी ऐसे है, तो एक जाएगा ऐसे 3 में, ठीक है। और इसी के ऊपर भी, ऊपर ही 3 हो रहा है, 3 इधर है, 3 दूसरी लेयर में, तो एक एटम बटेगा 6 में। तो यहाँ पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस बॉक्स में कितना आया, 1/6। और ऐसे एटम कितने हैं, ऐसे एटम कितने हैं, 6 ही तो ऊपर है, 6 ही नीचे है, तो ऐसे एटम कितने हो गए, 12 एटम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6, और ऐसे एटम है कितने, 12 प्लस ये वाले जो एटम है, ये जो सेंटर वाला एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। हाफ ऊपर गया, हाफ नीचे, हाफ का कंट्रीब्यूशन है, कितने का कंट्रीब्यूशन है, हाफ का। ऐसे एटम कितने हैं, 2, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 2 प्लस और एटम है क्या है, 3 है बीच के अंदर, ये कितने हैं, 3 एटम है, कितने एटम है, 3 एटम है। और तीनों के तीनों एटम, तीनों के तीनों एटम अपने पास इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। मतलब सारा का सारा कंट्रीब्यूशन कहाँ है, इसी के अंदर ही है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, इफेक्टिव एटम 6 दूने 12, 2 से 2 गया 1, 2 3 5 1 6, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 6। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए अपने पास, 6 आ गए। इसके बाद आता है लेटिस पैरामीटर, ये सारी नॉलेज यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है अपने पास लैटिस पैरामीटर। लेटिस पैरामीटर कितना होता है, देखो लेटिस पैरामीटर अपने पास क्या होगा, ए होगा। लेटिस पैरामीटर क्या होगा, पहली बात तो ए होगा, ठीक है। ये जो है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। ये कितना है, यहाँ पे ये कोई इतना कंट्रीब्यूशन है भाई, यहाँ से देख लो, ये कितना है आर, ये कितना है आर, तो ए इजिकल टू कितना आ गया, 2r। तो ए इजिकल टू कितना आ गया अपने पास, 2r। या यहाँ पे बोलो तुम अब एटॉमिक रेडियस, वो कितना आ गया तुम्हारे पास, एटॉमिक रेडियस r इजिकल टू आ गया a/2। एटॉमिक रेडियस आने के बाद नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर की अपने पास डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखो कितनी है, कि अपने पास नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी है सबसे नजदीक कौन सा, यही वाले हैं, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी नियरेस्ट नेबर के अंदर, ये वाली r है, ये वाली r है, तो 2r। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। 2r की वैल्यू क्या होगी, a। 2r की वैल्यू क्या होगी, a होगी, है ना। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, 2r इजिकल टू a होगी। इसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूम ऑफ सेल, कि तुम्हारे पास इस सेल का पूरा वॉल्यूम क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ सेल चाहिए तुम्हें, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा ये बना है, इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी। इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कैसे, वॉल्यूम ऑफ सेल कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक नीचे वाली लेयर है, पहले क्या करते थे, वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू का हाइट। हाइट अपने पास कौन सी है, ये सी वाली हाइट है, तो अगर मैं इस हाइट सी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, इस हाइट सी को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपना क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले इसका एरिया निकालना है। इसकी हाइट तो अपने पास सी है, ठीक है, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है जहां पे इसकी साइड क्या है अपने पास, ए है, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसको मिलाओ, इसको सबसे मिला दो, सबसे मिला दिया, ये ए था, ये भी ये ए था, ये ए था, सारे के सारे क्या है, ए है, ठीक है। और अपने पास जो एंगल है इस पे 360 डिग्री एंगल है, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, सिमेट्रिक बन रहे हैं, तो ये सारे सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। ये एंगल पहले था 120, डिवाइड कर दिया तो ये भी कितना हो गया, 60 60 60, तो ये सारे क्या है 60 60, ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है। भुजा अगर इसकी ए है तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो तुम्हारे पास एरिया कितना आएगा, इसका एक का एरिया आएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा तीनों क्या है, ए है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये एरिया कितना आया, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो आ गया इस एक का, ये तो आ गया इस एक का। ऐसे कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो इतना इंटू 6, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, इंटू क्या कर दो हाइट, हाइट कितनी है, सी है। तो तुम्हारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सेल आ गया वो कितना आ गया, 6√3 डिवाइड बाय 4
ए स्क्वायर सी। सी की वैल्यू पुट करो, सी बाय ए क्या था अपने पास, √8/3, या सी कितना आ गया, √8/3 इंटू का ए पुट करो, 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 4, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू √8/3, √3 इधर 8 हो जाएगा, √2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, √3 से √3 गया, 2 से इसको काटोगे आएगा 2, 2 से इसको काटोगे आएगा 3, तो ये आ गया अपने पास 3√2a³। ये अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद अपने पास है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। ठीक है, कि तुम्हारे पास 6, इसके अंदर इफेक्टिव एटम कितने आ गए अपने पास, 6 आ गए। इन 6 जो एटम है अपने पास, इनका वॉल्यूम कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, तो इसमें निकालो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ नहीं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल, यहां पे आएगा अपने पास अब वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम्स। इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल कितना आएगा, 6 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ कर दो, 6 इंटू 4/3 पाई का पाई r³। r कितना है भाई, r है a/2, पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, काटो इसको, 4 दूनी 8, 2 th है, 3 से 3 गया, ये बच गया अपने पास πa³। कितना बच गया अपने पास, πa³ आ गया वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल। अब हमें क्या चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन, या इसको बोल सकते हो तुम पैकिंग फैक्टर, पैकिंग नहीं है पैकिंग है, ठीक है, पैकिंग फैक्टर। तो यहां इसको लिखो पैकिंग फैक्टर, कितना आएगा अपने पास, पैकिंग फैक्टर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, कि तुम्हारे पास जो इफेक्टिव एटम थे इन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, πa³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था 3√2a³, या इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा π/3√2, π/3√2। इसको सोल्व करोगे या तो π/3√2 देख लेना, या ये हो जाएगा 0.74, या इसको परसेंटेज में लिखोगे तो आएगा 74%। तुम्हें ये हमेशा तीनों टर्म में याद रखने हैं, तुम्हें हमेशा ये तीनों टर्म में याद रखने हैं, या फिर जो एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए आए उनको क्या करना, थोड़ा थोड़ा सोल्व करना। लाइक पाई की वैल्यू 3, इससे को अगर मैं सोल्व करूं, इसको अगर मैं सोल्व करूं, मुझे एक चीज याद रहती है, सपोज दैट मुझे याद रहता है 74% है, तो मैं कैसे पता लगाऊं ये 74% होगा, तो इसको देखो कैसे सोल्व करना है। 3.14, ये 3 है, ये अपने पास 1.414 है, ठीक है, इससे इसको काटोगे ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो ये आएगा 1.01 आ गया। अब 1 के अंदर 1.4 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, ठीक है, या मैं इसको क्या मान लूं, या 1/1.5 का डिवाइड कर देता हूं, ज्यादा का डिवाइड किया है तो कम आएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो 15 इसको डिवाइड करोगे, 15 6 के 90, 6 कुछ आ रहा है, थोड़ा बढ़ाना है, तो ये 0.74 के आसपास चला जाएगा। इस तरीके से तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा, इस तरीके से तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। या फिर तीनों याद रख लेना, π/3√2 0.74 या 74%, या हिम्मत हो तो इस तरीके से निकाल लेना फास्ट 1-2 मिनट, 1-2 मिनट में नहीं लगानी, मतलब 15-20 सेकंड के अंदर इस तरीके से निकाल लेना, निकाल सको तो इसका पैकिंग फैक्टर अपने पास कितना आ गया, इसका पैकिंग फैक्टर अपने पास आ गया 74%। इसके बाद अपने पास आते हैं फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल, इसके भी क्या है अपने पास फंडामेंटल वेक्टर्स। फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल, यहां पे तुम्हारे पास प्रिमिटिव सेल कौन सी होती है, यहां पे तुम्हारे पास प्रिमिटिव सेल कौन सी होती है वो देखो, ये वाली जो सेल होती है, यहाँ पे जो आइडिया दिया गया है तुम्हें, ये वाली जो सेल है ये तुम्हारे पास क्या होती है, प्रिमिटिव सेल होती है। कौन सी होती है, प्रिमिटिव सेल होती है, ठीक है, तो इसको, ये प्रिमिटिव सेल है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें से कौन सी भी ले सकते हो तुम, मैं इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, ठीक है, ये वाली मेरे लिए क्या है, प्रिमिटिव सेल। तो इसका डायग्राम बनाओ, अपने पास ये वाली प्रिमिटिव सेल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने क्या करेंगे, प्रिमिटिव वेक्टर कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, ये अपने पास क्या है, अपने पास प्रिमिटिव सेल है। ठीक है, इसके अंदर देखो साइड क्या है, सारी की सारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है अपने पास, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए है। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर निकालना है तुम्हें, ये तुम कहां से दोगे, इस पॉइंट से दोगे। कहां से देना है, इस पॉइंट से देना है। इस पॉइंट से एक वेक्टर इस साइड में होगा तुम्हारा, एक वेक्टर कहां होगा तुम्हारे पास, इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, और एक कहां होगा, इस साइड में होगा। एक क्या होगा, इस साइड में होगा। अब देखो इससे तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर निकालना मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इससे तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचना है। मैं मान लेता हूं ये तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी है, इसने मान रखी जैसे जे कैप है, ये है अपने पास के कैप, और ये अपने पास ये जे हो गया, ये अपने पास हो गया, ये जे है, ये के है, और ये इधर कौन सा होगा तुम्हारे पास, इधर जो आ रहा होगा, बाहर जो आ रहा होगा, वो होगा आई कैप। ठीक है तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास तो तीन वेक्टर होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा वाला ये आएगा, इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर। तो एक तो ए वेक्टर है, ठीक है, जो भी होना होगा इसका हो जाएगा। बी वेक्टर कहाँ है तुम्हारे पास, सीधा सीधा ए जे कैप पड़ा है। तीसरा वेक्टर कहाँ है, सी ए, मतलब सी है, ये ऊपर कौन सी डायरेक्शन थी, सी थी, तो ये हो जाएगा सी के कैप। सी वेक्टर क्या हो गया अपने पास, सी के कैप। अब ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये किसकी है, प्लस एक्स की, ये किसकी है, माइनस जेड की। तो ये कैसे आएगा तुम्हारे पास, प्लस का आई कैप आएगा और माइनस का क्या आएगा, जे कैप आएगा। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आएंगे, देखो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएंगे, वो चीज नोट करना कि तुम्हारे पास एक तो तुम्हें ये चाहिए कि इस साइड में कितना चला है, इस साइड में ये कितना चला है, इस साइड में अगर ये ए हो, ये ए हो, और ये भी अपने पास क्या हो, ए हो, तो ये आता है अपने पास √3/2, ये आता है अपने पास √3/2a। तो अपने पास ये x में कितना चला, √3/2a, और ये डिस्टेंस कितनी थी, इसके सामने वाला पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी जब a है तो ये हो गई a/2। तो ये y डायरेक्शन में कितना चला, -y के अंदर, -y के अंदर अपने चला तुम्हारे पास कितना, a/2, तो -y में चला a/2, तो इधर चला 3/√2a। तो तुम्हारे पास ए वेक्टर कितना आ गया, √3/2a आई कैप माइनस का a/2 जे कैप। अब इनसे तुम क्या कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तीन तुम्हारे पास क्या आ गए, फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल आ गए। ठीक है, ये तुम्हारे पास इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एचसीपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बात ध्यान रखना, पढ़ लेना। ठीक है, मेन चीजें याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल वेक्टर वगैरह, इसके नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ये सब याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारे क्या आ गए, फंडामेंटल वेक्टर आ गए ऑफ प्रिमिटिव सेल। यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, लिखो इसको, करो इसको सोल्व, बी क्रॉस सी करो, ये क्या आएगा, ए इंटू सी, ये क्या बनेगा, जे इंटू के आई, तो ये बनेगा ए सी आई कैप डॉट, इधर अपने पास √3/2 आई कैप ही जाएगा इसके साथ, तो √3/2 ए आई कैप लिख देता हूँ। ये इसका तो मल्टीप्लाई होता नहीं है डॉट प्रोडक्ट के अंदर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये आई आई जाएगा आई, ये बनेगा अपने पास √3 a² c। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना आएगा अपने पास, √3/2 a² c। c की वैल्यू अपने पास है, c की वैल्यू पुट करो, a² √8/3 इंटू a, तो ये आएगा अपने पास √3 से √3 गया 2, ये है 2√2, तो यहाँ पे बचेगा 2√2 बच गया, √2a³। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल आ गया। या तुम एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुम्हारे पास जो ये प्रिमिटिव सेल है, इसके अंदर एटम कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारे पास, यहाँ पे था तो इस पूरे में था 1/6, इसका हाफ ले लिया तो ये आ गया 1/12, तो 1/12 तो यहाँ पे है, ये है 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले में भी है, तो सबका क्या है 1/12, 1/12 इंटू का 4 4 8, तो ये आ गए। और इधर तुम्हारे पास आ जाएगा, इसके अंदर एक एटम आ जाएगा,
एक एटम इसके अंदर आ जाना चाहिए, ये आएगा 2/3, 1/12 कंट्रीब्यूशन है, और ऐसे एटम है अपने पास 4 और 4 8, तो ये आएगा 2/3, 2/3। और इधर आए अपने पास जो ये एटम आएंगे, ये वाले जो एटम आएंगे इनका अपने पास आएगा ऐसे 3 बनेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे याद रखो तुम, ये जो यूनिट सेल है इसको चलो मत याद रखो, इधर 2 बनते हैं एटम, इधर दो एटम बनते हैं, ये याद रखना। ये जो यूनिट सेल बनती है यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसके अंदर 2 एटम आते हैं। तो जो HCP की जो यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसके अंदर कितने एटम आते हैं? 2 एटम आते हैं। अब तुमने क्या देख लिया? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल भी देख लिया, √2a³ आता है, ठीक है। ये अपने पास क्या होगी, सारी डिटेल होगी HCP के बारे में, ठीक है। अब अपने क्या देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं इसका, HC का, HCP का, FCC का, HC का और BCC का, ठीक है। ये सारे कंपैरिजन से क्वेश्चन आता ही आता है। कहने का मतलब अगर तुमने अब तक का ये लेक्चर है, ठीक है, इसको भी तुम्हें कुछ याद नहीं है और उसके बाद सिर्फ तुम्हें वो टेबल याद है, तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये जो जितना भी अब तक हम कर रहे थे, जितनी भी डिटेल हम अब तक फाइंड आउट कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? ताकि वो टेबल बन जाए, वो टेबल बन जाए और उसको तुम याद कर लो, ठीक है। तो देखो टेबल कैसे बनती है, उस टेबल के अंदर, एक सिंगल टेबल के अंदर सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहां अपने पास है प्रॉपर्टी कि किसकी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और यहां अपने पास आ जाएगा, इसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं। SC, FCC और BCC ये तो सारे के सारे घोट के पी जाने तुम्हें, है ना, पूरे याद होने चाहिए। और HCP के बारे में जनरल चीजें याद होनी चाहिए। इसके अंदर लग ही जाएगा, पूरा का पूरा पेज ही लग जाएगा, नेक्स्ट वाला पेज भी पूरा लग जाएगा। तो उसे भी इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आ गई अपनी प्रॉपर्टी, ये अपने पास है SC के बारे में, उसके बाद ये है अपने पास BCC के बारे में, ये है अपने पास FCC के बारे में, और ये है अपने पास HCP के बारे में। इसी तरीके से HC, BCC, FCC और HCP, ठीक है। सारा का सारा डाटा पीछे तुम्हारे पास पड़ा है, वहां से देख देख के फील कर लेना, या दिमाग लगा लगा के थोड़ा इसको याद कर करके क्या करना, आराम से फील करना, और इस टेबल को रिवाइज कर लेना 1 से 2 बार। और इस टेबल के बाद अपने लेक्चर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर अपने जब वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही क्या करेंगे, जो तुम्हारे पीछे वाले 2 लेक्चर हुए हैं सॉलिड स्टेट के, उनके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। उनके उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे सोल्व करेंगे, और उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे मिलर इंडेक्स, मिलर इंडिसेस, ठीक है। प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले तुम्हारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना था, पहली प्रॉपर्टी आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आएगी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तीसरी प्रॉपर्टी आएगी अपने पास लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर। चौथी प्रॉपर्टी आएगी अपने पास एटॉमिक रेडियस। पांचवी प्रॉपर्टी अपने पास आएगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, कोऑर्डिनेट नंबर ही हो गए वो तो ये आएगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उसके बाद अपने पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सेल, उसके बाद अपने पास आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सेल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा, पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सेल नहीं पूछेगा, फिर पूछेगा पैकिंग फैक्टर या पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है।
और उसके बाद आएगा पर एटम वॉल्यूम। बस इतनी चीज है, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा और उसके बाद आएगा पर एटम वॉल्यूम, या ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं देख लेता हूं और कोई चीज तो नहीं रही है इसके अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, एटॉमिक रेडियस आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सेल आ गया, और इन यूनिट सेल लिख दो, इन यूनिट सेल आ गया, और इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल आ गया, एग्जांपल आ जाएगा उसके बाद। बस इतनी डिटेल तुम्हें क्या करनी है, इन टेबल में फिल करनी है और साथ साथ में याद करनी है। करें शुरू? ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास HC जो था, तुम्हारे पास क्या था, जो SC था उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, याद करो। एक बॉक्स के अंदर सिर्फ कॉर्नर पे थे, तो उसे कौन सा टच कर रहा था, उसके जो 3 एक्सेस होते हैं, 1 एक्सेस, 2 एक्सेस, 3 एक्सेस, प्रत्येक पे 2 टच कर रहे थे, तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, तुम्हारे पास 6। प्रत्येक एक्सेस पे 2 टच कर रहे हैं, 3 एक्सेस होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया SC के अंदर, 6 हो गया। BCC के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसको कौन टच कर रहा है, बॉक्स की बॉडी वाला टच कर रहा है, बीच वाला टच कर रहा है, तो इसी तरीके कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, 4 4 कितने टच कर रहे होंगे, 8 टच कर रहे होंगे। FCC के अंदर 12 होंगे, फेस वाले, मतलब कॉर्नर वाले को एक फेस के ऊपर, एक जो फेस ऐसे है, ठीक है, उसके ऊपर कितने टच कर रहे होंगे, 4, और 3 एक्सेस होते हैं, XYZ 3 प्लेन बनेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, एक पे 4 टच करेंगे, 4 थी है 12। HCP के अंदर भी जो ऊपर वाली लेयर का सेंटर वाला है उसको 6 तो अपनी लेयर के, 3 नीचे वाले, 3 नीचे ऊपर वाले, तो कितने टच करेंगे, 12। ये अभी समझ में नहीं आए कि कैसे कैसे हो रहे हैं 6 12, तो ये तुम जाके उसमें देख लेना, ठीक है, पीछे जो तुम्हें डिटेल में चीजें लिखवाई है वहां पे और समझ लेना, लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। HC के अंदर एक कॉर्नर पे एटम होते हैं, सिर्फ एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, 8 एटम है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बन गए 1। BCC के अंदर एक ऐड कर दो, कौन सा, सेंटर वाला, तो ये हो गए 2। FCC के अंदर कॉर्नर वाले मिला के एक, फेस में मिला के हाफ, 6 फेस थे, 3 वहां से, 3 और 1 4। HCP के अंदर तुम्हारे पास 6 और 6 12 हो गए बाउंड्री के ऊपर, ऊपर वाली बाउंड्री पे, नीचे वाली बाउंड्री पे, कंट्रीब्यूशन 1/6, तो 200 वहां से आ गए, 3 बीच में होते हैं 5, एक एक सेंटर पे था, उनका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन, तो 1 वहां से आ गया, तो ये आ गया अपने पास 6, ठीक है, 1 2 4 6 आ गए, ये 6 8 12 12 आ गए। लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर कितना था HC में, याद करो, लेटिस पैरामीटर कितना था अपने पास, लेटिस पैरामीटर याद करो कि कॉर्नर पे सिर्फ, तो रेडियस A, रेडियस R मिलके क्या बनाएंगे, A बनाएंगे, तो A इजिकल टू क्या आ गया, 2R आ गया यहाँ पे। अच्छा, BCC के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर √3A जो था, √3A जो था डायगोनल जो था, वो किसके इक्वल था, 4R के इक्वल था, एक रिलेशन ये था अपने पास। FCC के अंदर √2A था, वो 4R था, क्योंकि फेस की बात हुई थी, √2A था, वो क्या था अपने पास, 4R था। HCP के अंदर क्या था, वही बात थी, 2R इजिकल टू क्या था, A था, A इजिकल टू 2R या 2R इजिकल टू A। एटॉमिक रेडियस चाहिए, वो यहीं से निकल जाएगी, R इजिकल टू A/2, R इजिकल टू √3/4, R इजिकल टू A/2√2, है ना, ये 4 है तो 2 × 2 है, ऐसे लिखा है इसको। यहाँ पे R इजिकल टू आ जाएगा A/2। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी थी, नियरेस्ट नेबर कितने थे HC के अंदर, 6 जिनकी संख्या है, नियरेस्ट नेबर था R + R, 2R, इसके अंदर तो 2R ही था। और BCC के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी थी, ये सही लिखा है ना सारा, हाँ ठीक लिखा है। अब देखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी थी BCC के अंदर, याद करो, बॉडी सेंटर्ड के अंदर सीधा सीधा यही टच हो रहा था, नियरेस्ट नेबर के अंदर कौन सा था, इधर वाला ही था अपने पास, ये वाला क्या बोलते हैं उसको, एक सेंटर में था, एक कॉर्नर पे था, उसकी R, ये 2R मिलती है, मतलब 2R थी नियरेस्ट डिस्टेंस, 2R थी, तो यहाँ पे 2R कितनी है, √3/2, तो कितनी आ जाएगी नियरेस्ट डिस्टेंस, इसमें 2R थी, यहाँ पे भी तो 2R थी, तो यहाँ पे 2R
होगी तो 2r, इसको ए में लिखो, इसको ए में लिख दो। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, 2r थी, ठीक है जी 2r थी। और वो था कितना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अपने पास a थी, यहाँ पे भी 2r थी और यहाँ पे कितनी थी 2r, तो इसको 2r बनाना, √3/2 इंटू ए, ठीक है। इसको चेक कर लो, बीसीसी के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ रही थी, √3/2 ए आ रहा था। बीसीसी के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी आ रही थी, √3/2 ए आ रही थी, ठीक है। एफसीसी के अंदर फेस पे ही था तो वो भी 2r ही है, 2r तो है तो इसको 2r बनाओ, तो ये आएगा a/√2, क्या आ गया, a/√2 आ गया। अब बात करें एचसीपी की, एचसीपी के अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी थी 2r, तो यहाँ से 2r क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये क्या आ गई, सबके अंदर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गई। वॉल्यूम ऑफ सेल की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, इधर a क्यूब था, इधर भी a क्यूब था, इधर a क्यूब था, इधर a क्यूब नहीं था, इधर शायद √3 था, √2 था, है ना। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल नहीं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा है, 3√2 a क्यूब था, तो ये आ गया 3√2 a क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एटम का वॉल्यूम कितना था, एटम का वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल पाई a क्यूब था, यहाँ पे कितना था, पाई a क्यूब था, ठीक है। और एचसी बीसीसी और एफसीसी के अंदर कितना था, इसके अंदर था पाई a क्यूब बाय का 6, इसके अंदर था √3/8 पाई a क्यूब, इसके अंदर था √3 √2 a क्यूब। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, तुम्हें अभी समझाए हैं पीछे, है ना, वहां से लिख रहा हूं, क्योंकि इन्हें अभी दोबारा समझाने बैठूंगा तो डबल टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तुम इसको, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो दोबारा वहीं से देख लेना, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, π/3√2, ये मैं चेक कर लेता हूं, π/3√2, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास आता है पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर कितना था, एचसी का कितना होता है 0.52, बीसीसी का कितना होता है 0.68, एफसीसी का कितना होता है 0.74, एचसीपी का कितना था 0.74। एचसीपी का मैंने लिखाया था क्या तुम्हें पैकिंग फैक्टर, एफसीसी का कितना आ गया था 74 आया था। अब इस चीज को ऐसे भी याद रखना है, 52%, इसको 68%, इसको 74%, इसको 74%। इसके अलावा एक तरीके से और भी याद रखना है, पाई के अंदर जैसे तुम लिखते हो, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6, यहाँ पे √3/8 पाई, यहाँ पे π/3√a, π/3√2। और एचसीपी की बात करें, एचसीपी में क्या हो जाएगा π/3√2, ये क्या हो जाएगा अपने पास पैकिंग फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना कितना आया था तुम्हारे पास, इसमें आया था a क्यूब, इसमें आया था अपने पास a क्यूब बाय इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 थे तो 2 का डिवाइड, इसमें a क्यूब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने थे 4 थे तो 4 का डिवाइड, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो 6 थे पर प्रिमिटिव के इसके अंदर 2 आती है तो 3 का डिवाइड लगेगा, तो इसमें आएगा अपने पास ये a क्यूब डिवाइड बाय √2, 3 का डिवाइड लग गया है ना। टोटल वॉल्यूम कितना था यूनिट सेल का 3√2 a क्यूब था, 3 का डिवाइड लग गया तो ये हो गया a क्यूब इंटू √2, a क्यूब इंटू √2, डिवाइड में नहीं आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, a क्यूब इंटू √2। ये क्या आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल आ गया। इसके बाद अपने पास आते हैं एग्जांपल, एचसी का एग्जांपल होता है अपने पास पीओ पोलोनियम, तुम्हारे पास बीसीसी का एग्जांपल होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्रोमियम, एफसीसी का एग्जांपल होता है अपने पास कॉपर, एजी सिल्वर, एयू सोना और अपने पास पीटी प्लेटिनम, एचसीपी का होता है अपने पास एमजी मैग्नीज, जेडन जिंक, सीडी कैडमियम, ठीक है। इस तरीके से अपने पास जो सिंपल स्ट्रक्चर थी अपने पास, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर थी, सिंपल क्यूबिक बोलो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलो और एचसीपी बोलो, ठीक है। सारे के सारे सारों का सारा का कंपैरिजन क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपने बचते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बचते हैं।
वो एक दो क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन लिखो, यहां पे अपने पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए BCC क्रिस्टल ऑफ लैटिस क्रिस्टल ऑफ लैटिस क्रिस्टल ऑफ लैटिस क्रिस्टल पैरामीटर 4.889 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन है अपने पास 2.117 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 4.228 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 8.441 एंगस्ट्रॉम, चौथा है 1.117 एंगस्ट्रॉम। इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन और लिख लो, दोनों साथ में ही सॉल्व कर देंगे। दूसरा है ना, इसका उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए FCC क्रिस्टल ऑफ ए FCC क्रिस्टल ऑफ लैटिस कांस्टेंट ऑफ लैटिस कांस्टेंट 2√2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन है अपने पास 1, 2, 3 एंगस्ट्रॉम और 4। ये दो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इनको डिस्कस करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने टॉपिक अब तक पढ़े हैं सब पे ही क्वेश्चन कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, क्या बोला है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए BCC क्रिस्टल। BCC क्रिस्टल है, उसके अंदर रेडियस R निकालनी है, ठीक है। लेटिस क्रिस्टल पैरामीटर मतलब ए दिया है 4.889। याद करो BCC के अंदर R और A के अंदर क्या रिलेशन था। BCC में क्या थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बीच के अंदर एक क्या था, एटम था। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक गए थे, √3a आया था, √3a आया था, और वो क्या था, R + R + 2R, 4R के इक्वल था। तुम्हें चाहिए क्या, R चाहिए, तो यहां से R क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू का ए, वैल्यू पुट कर दो, √3/4, ए की वैल्यू ये रही 4.889 है ना, इसको इजी कर लो, 4.9 कर लो, सॉल्यूशन करो, ये आएगा 1.732 इंटू 4.9 डिवाइड बाय 4। ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करता हूं मैं, 1.732 इंटू, इसको करो, इसको लगभग देख सकते हो, देखो इसको अगर मैं 5 मान लूं और इसको मान लेता हूँ 1.6, तो 16 पंजे 80, ये आएगा 8/4, ये आएगा लगभग 2 आंसर कहाँ पे है, ये रहा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा, ठीक है। लगभग भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको मैं कम कर दूं, इसको थोड़ा ज्यादा कर दूं, 1.6 इंटू का 5, 16 पंजे 80, 8 बच गया, 8/4, 2 आ गया। तो इसके अंदर जो तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस क्या आ जाएगी, इसके अंदर अपने पास एटॉमिक रेडियस निकल के आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए FCC क्रिस्टल ऑफ लैटिस कांस्टेंट 2√2 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर क्या निकालना है तुम्हें, एटॉमिक रेडियस निकालनी है क्रिस्टल ऑफ लैटिस कांस्टेंट। इसका लैटिस कांस्टेंट दिया है और तुम्हें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ। FCC के अंदर क्या था, सारे के सारे फेस पर थे, 4R था, क्या था, R + R + 2R, 4R था। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, डायगोनल कितना होता है इसका, √2a।
तो आर चाहिए, क्या आ जाएगा a बाय का 2√2। तुम्हें लेटिस कांस्टेंट कितना दिया है 2√2 और एमस्ट्रॉन्ग दिया है, डिवाइड बाय कितना है 2√2, तो ये कितना आ गया अपने पास 1 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए रेडियस कितनी आ गई तुम्हारे पास, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए एफसीसी क्रिस्टल कितनी आ गई 1 एमस्ट्रॉन्ग आ गई। ठीक है, इसके बाद अपनी बात करें, बस ये लेक्चर यहीं खत्म होता है और इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इस लेक्चर के अंदर से तुम्हारे पास तुम्हें याद क्या क्या रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस लेक्चर के अंदर से तुम्हें याद रखनी है ये टेबल, बस तुम्हें ये टेबल याद रखनी है पूरी की पूरी। तुम्हें तुम्हारे पास क्या याद होनी चाहिए, तुम्हें ये पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ये जो सारे डेरिवेशन है इनका तरीका पता होना चाहिए। एचसीपी का नहीं पता हो फिर भी चलेगा, बाकी सबका पता होना चाहिए, ताकि जब तुम एग्जाम में अटक जाओ, ठीक है, तो तुम क्या कर सको, क्वेश्चन सोल्व कर सको। मतलब दिमाग लगा के पैकिंग फैक्टर हो गया, तुम्हारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई, वो सब निकाल सको। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल की वॉल्यूम है वो तुम्हें याद रखनी है। दो तरीके से निकल सकती है, या तो एक एटम के हिस्से में जितनी वॉल्यूम आ रही है, सपोज दैट 2 एटम थे उनके हिस्से में इतनी वॉल्यूम थी, तो एक एटम के हिस्से में जितनी वॉल्यूम आती है वो वॉल्यूम क्या होती है, तुम्हारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है। चाहे तो इसको ऐसे याद रखना, या प्रिमिटिव वेक्टर निकाल के उस तरीके से वॉल्यूम निकाल देना, ये याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर जो ये टेबल है इसके अंदर एचसीपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना पर। ठीक है, जो याद हो सकता है याद रखना, क्योंकि क्या पता किस्मत खराब हो, पेपर टफ आ जाए तो एचसीपी से पूछेगा ही पूछेगा। टफ आया तो, इजी आया तो इन तीनों पे ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, लेटिस पैरामीटर, एटॉमिक रेडियस और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये सारे तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा नहीं पूछेगा ये। पैकिंग फ्रैक्शन पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ये पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के अंदर एक एक याद रखो तो रख लेना। ठीक है, इसमें पोलोनियम हो गया, जैसे इसमें लिथियम हो गया, इसमें सीयू हो गया और इसमें मैग्नीज हो गया, ये सब याद रखना। ठीक है, और इसी के साथ अपने इसी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। न्यूक्लियर का टेस्ट भी अपलोड हो गया है, तो उसे भी तुम जाके अटेम्प्ट करोगे और अपने मार्क्स शेयर करोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, बाय।